गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग नित्या, ईशांत, हर्षिता, कुंदन, प्रिंस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आइए, फटाफट से सेट डाउन करते हैं फिर आज की क्लास स्टार्ट। आज कुछ नया नहीं पढ़ना अपने लोगों को, बस जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो फुली क्लास थोड़ा जल्दी खत्म हो जानी चाहिए, 4-5 घंटे से ज्यादा अपने को नहीं लगेगा इसमें। गुड मॉर्निंग गुनगुन, रिया। पिछली बार 1.5 घंटे में हो गया था, तो अब की बार कितने में? हद मार के 2 घंटे में हो जाएगा फिर। चलिए, तो बेटा हमने अपना ये बैच स्टार्ट किया था कब? 10 मार्च को। चलो तो बेटा 10 मार्च को आपका ये बैच स्टार्ट हुआ था। आज आ चुका है आपका 24 मई। तो 10 मार्च को हमने बैच स्टार्ट किया था। आज हम 24 मई यहाँ पर आए हैं। एंड आपके सिलेबस में लगभग 15 चैप्टर्स हैं, उसमें से 10 चैप्टर आप यहाँ पर रैप अप कर चुके हो। तो कंपनीज एक्ट के जो शुरुआत के आपके 10 चैप्टर्स है वो आपने कंप्लीट किए। तो जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 था, जहां पर आपका सेक्शन 1 से लेकर के 70 कहां तक आया था? 6A। तो 71 से 76 से ये आपके शुरू के 5 चैप्टर्स थे। तो जब हमने 5 चैप्टर्स फिनिश किए थे, तब आपकी इन 5 चैप्टर्स की एक मैराथन कराई गई थी, जहां पर हमने पांचों चैप्टर को एक काफी स्पीडी बेसिस पर रिवाइज किया था। अब उसके अगले 5 चैप्टर आपने यहाँ पर फिनिश कर लिए हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10। तो 6 से 10 यहाँ पर आपकी कवरेज हो गई है। 77 से लेकर कौन सा सेक्शन आ गया? 148। तो 77 से लेकर 148 ये कुछ सेक्शंस अब आप कवर कर चुके हो। तो आगे के जो 5 चैप्टर्स है ये वाले हमने कवर किए। और आज की इस क्लास का हमारा यही टारगेट होगा कि जितने भी सेक्शंस यहां पर कवर करें उसे रिवाइज करते हुए चले। बेटा मल्टीपल रिवीजन का यही पर्पस होता है। मैंने बार बार कहा है, थ्योरी सब्जेक्ट को जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो बहुत बार उसको क्लास में भी रिवाइज किया गया, पर आज 5 चैप्टर को एट अ स्ट्रेच हम रिवाइज करेंगे। तो करते हैं आज की इस मैराथन को स्टार्ट, जिसमें हम सबसे पहले अपना टेकअप करेंगे चैप्टर नंबर 6। किस चीज का था? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ये वाला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 77 से, एंड ये जाता कहां तक है? 87 तक। तो 77 से लेकर 87 ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सबसे पहले आपने चार्ज का मतलब जाना था। तो कंपनीज एक्ट ने कहा था जी, कंपनी अपने किसी भी एसेट पर जब भी कोई भी सिक्योरिटी क्रिएट करे उसको चार्ज बोला जाएगा। अब चाहे वो मॉर्टगेज हो, हाइपोथिकेशन हो, प्लेज हो, कंपनीज एक्ट को फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज एक्ट को कॉमन नाम दे देता है चार्ज। और चैप्टर किस चीज का है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो चैप्टर कहते हैं जी आपको ना चार्ज आरओसी के पास जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जी रजिस्टर क्यों कराना पड़ेगा? रजिस्टर कराने से क्या हो जाएगा बेटा? वो बन जाती है एक पब्लिक इंफॉर्मेशन, एंड पब्लिक एट लार्ज को पता रहेगा कि कंपनी ने अपने किस किस एसेट पर किसके फेवर में कोई चार्ज रजिस्टर कराया हुआ है। और अगर कंपनी चार्ज को रजिस्टर ना कराए तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था कि कल को अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो क्या लिक्विडेटर की नजर में आपका चार्ज एग्जिस्ट करेगा? नहीं। कल को अगर उस एसेट के ऊपर किसी और का चार्ज क्रिएट हो गया तो क्या सब्सिक्वेंट क्रेडिटर की नजर में आपका चार्ज एग्जिस्ट करेगा? नहीं। और क्योंकि कंपनी ने अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करी, साथ ही साथ कंपनी यहां पर 86 में लायबल हो जाएगी। पर क्या कल को कंपनी कह सकती है कि क्योंकि चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो मैं आपका पैसा पे करने कोई लायबल नहीं हूं? नहीं जी, पैसा तो आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज आपका चार्ज कंपनी के अगेंस्ट एकदम वैलिड रहेगा। और कंपनी को जो चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर कराना होता है, कितने दिन में कराना होता है? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। और ऐसा अगर आप करते हो नॉर्मल फीस के साथ आपका काम चल जाता है। पर बाई चांस अगर कंपनी चार्ज रजिस्टर कराना भूल जाए तो ऐसे केस में कितने दिन में? लॉ में टाइमलाइन क्या थी? 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। पर फीस कैसी पे करनी पड़ेगी? एडिशनल। और अगर 60 दिन में भी भूल जाओ तो फर्दर 60 days का टाइम आपको मिल गया था, पर अब की बार फीस कैसी पे करनी पड़ेगी? और अगर इन 120 दिन में भूल जाओ तो फिर भूल ही जाओ, उसके बाद आपका चार्ज रजिस्टर नहीं हो सकता। मैक्सिमम टाइमलाइन आपके पास आएगा 120 दिन। और ये जो चार्जेस का चैप्टर था ये आपका अमेंड हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट। कब से? 2 नवंबर 2018। तो जो आपके पुराने वाले चार्जेस थे उनको रजिस्टर करने के लिए मैक्सिमम टाइम आपको कितना मिला था? या तो 300 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, या फिर 6 months फ्रॉम 2 नवंबर, विच एवर इज लेटर। 300 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन या 6 months फ्रॉम 2 नवंबर, विच एवर इज लेटर। तब तक मैक्सिमम आप पुराने वाले चार्जेस को रजिस्टर कर सकते थे। और अगर आप चार्ज को रजिस्टर करते थे, रजिस्टर करने के लिए कौन से फॉर्म का इस्तेमाल होता था? CHG1 या CHG9। फिर आप आरओसी के पास जाना, आरओसी आपको सर्टिफिकेट देता था CHG2 में। और एक बार अगर आपने सर्टिफिकेट करवा लिया तो फिर लिक्विडेटर और सब्सिक्वेंट क्रेडिटर की नजर में चार्ज एग्जिस्ट कर जाएगा, एल्स उनकी नजर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और चार्ज रजिस्टर कराना इस सेक्शन में जिम्मेवारी किसकी है? कंपनी की, चार्ज होल्डर की। पर अगर कंपनी अपनी जिम्मेवारी पूरी ना करे, नुकसान किसका हो रहा है? तो उसके पास क्या चॉइस थी? क्या वो खुद से जाकर के अपना चार्ज रजिस्टर करवा सकता है? तो जी अगर कंपनी 30 दिन में चार्ज को रजिस्टर ना कराए तो सेक्शन 78 में चार्ज होल्डर फिर आरओसी के पास जाएगा और वो चार्ज को रजिस्टर करवाएगा। और जैसे ही चार्ज होल्डर जाएगा, आरओसी सीधे चार्ज को रजिस्टर कर देगा या पहले कंपनी को नोटिस देगा? कितने दिन का? 14 डेज का। और 14 डेज में अगर कंपनी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो आरओसी उस चार्ज को रिकॉर्ड कर देगा। और ऐसा करने में चार्ज होल्डर ने जो भी फीस पे करी है उसका रिइंबर्समेंट कहां से मिल जाएगा? कंपनी से आपको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। फिर एक सेक्शन 79 हमने देखा, उसने बताया आपने जो 77 पढ़ा था क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए, वो 2 केसेस में अप्लाई करता है। पहला केस कौन सा? एक्वायरिंग एनी एसेट सब्जेक्ट टू चार्ज। तो अगर कंपनी कोई एसेट खरीदती है जिस पर ऑलरेडी किसी का चार्ज आ रहा है तो वो भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और दूसरा कौन सा आ गया था? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। पर अगर कंपनी ने कोई फ्लोटिंग रेट लोन लिया था और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट वाला चेंज हो रहा है, क्या उसको मॉडिफिकेशन माना गया था? नहीं। तो जी जो आपका बेस रेट किसी भी फ्लोटिंग रेट लोन में चेंज होता है उसको आप मॉडिफिकेशन नहीं मानते। और जैसी कंपनी कोई भी चार्ज रजिस्टर करेगी, जो जी किसी भी इंसान को चार्ज की जानकारी किस दिन से मानी जाएगी?
जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ है, रजिस्टर हुआ है, किसी और दिन, जिस दिन चार्ज रजिस्टर हुआ है। सेक्शन 18 ने आपको ये बात समझाई कि जिस भी दिन चार्ज रजिस्टर होता है उस दिन से नोटिस माना जाएगा कि किसी भी इंसान को उस चार्ज का नोटिस था। और क्या आरओसी के पास जितने भी चार्ज रजिस्टर कराने जाएंगे, आरओसी सारे चार्जेस का एक रजिस्टर मेंटेन करेगा? बिल्कुल। तो 81 ने ये बात समझाया कि आरओसी आप सारे चार्जेस का एक रजिस्टर मेंटेन करिएगा। पर 81 में भी हमने एक रजिस्टर मेंटेन करना सीखा था, और इसके बाद 85 में भी एक रजिस्टर आया था। 85 किस रजिस्टर का था? कंपनी के अपने चार्जेस का रजिस्टर। तो कंपनी आप अपने जितने भी एसेट पर चार्ज रजिस्टर कराओगे, आपको भी अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। ये रजिस्टर कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करना होगा बेटा? परमानेंटली। पर जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज था उसे हम प्रिजर्व करते कितने टाइम के लिए? 8 साल फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। और ये कोई भी मेंबर कैटर जाकर बिना किसी फीस के यहां पर इंस्पेक्शन कर पाएगा, बाकी इंसान को यहां पर फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर कंपनी चैप्टर की बातों को ब्रेक करे तो 86 में यहां पर आ गई थी पनिशमेंट। कंपनी पर कितनी पेनल्टी आ गई थी? 5 लाख, और ऑफिस एंड डिफॉल्ट पर 50,000 की पेनल्टी यहां पर लगी थी। और जी चैप्टर के फिर हम आखिरी पड़ाव कर रहे थे। एक और केस था जहां पर ये चैप्टर अप्लाई करता है, कौन सा? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। उसके लिए सेक्शन नंबर कौन सा आ गया था? 82। और जैसी कंपनी आप किसी भी चार्ज को सेटिस्फाई कर देते हैं, वो जानकारी आपको आरओसी को नॉर्मली देनी होती है कितने दिन में? 30 दिन में। पर अगर आप ये बात बताना भूल जाओ, कंपनी को कितना टाइम मिला था यहां पर? 300 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। पर फीस कैसी पे करनी पड़ेगी? एडिशनल। और ये अगर 300 दिन में भूल जाए तो सेटिस्फेक्शन वाली बात आप 300 दिन के बाद भी रजिस्टर करा पाओगे, पर आपको इस डीले को कंडोन करवाना पड़ेगा। किससे? सीजी से, सेक्शन 87 में। तो आप सेक्शन 87 में फिर सीजी के पास जाना, सीजी आपके इस डीले को कंडोन करेगा, तब जाकर सेटिस्फेक्शन वाली बात रिकॉर्ड होगी। अब जैसी कंपनी सेटिस्फेक्शन वाली बात रिकॉर्ड करने जाएगी, आरओसी सीधे रिकॉर्ड कर देगा या आरओसी पहले चार्ज होल्डर को नोटिस देगा? थोड़ा 14 डेज का एक नोटिस दिया जाएगा। हालांकि नोटिस एक केस में नहीं दिया जाता, अगर सेटिस्फेक्शन वाला फॉर्म CHG-4 ऑलरेडी चार्ज होल्डर के द्वारा क्या था? साइन। तो अगर साइन था फिर ठीक है, वरना आप चार्ज होल्डर को भी एक नोटिस देना। अगर उसकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो आरओसी सेटिस्फेक्शन वाली बात रिकॉर्ड कर देगा। पर अगर ऑब्जेक्शन आया था तो ऐसे केस में सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। ये बात कंपनी को इंटीमेट करी जाएगी और अपने रजिस्टर में यह बात लिख देगा कि चार्ज होल्डर की तरफ से ऑब्जेक्शन आया है। और अगर आरओसी को सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज वाली बात कंपनी ना बताकर कोई तीसरा इंसान जाकर बताए और वो सबूत भी दे दे, तब भी क्या आरओसी सेटिस्फेक्शन वाली बात रिकॉर्ड कर सकता है? बिल्कुल। इसके लिए सेक्शन कौन सा आ गया था? 83। तो इसी से अगले सेक्शन ने बात बताई कि अगर कोई तीसरा इंसान जाकर आरओसी को सेटिस्फाई कर दे कि कंपनी का एक चार्ज क्लोज हो चुका है, तब भी आरओसी इस बात को कर सकता है रिकॉर्ड। इसके बाद हमने सेक्शन 87 लिंक किया था कि सीजी के पास पावर होती है कि वो सेटिस्फेक्शन वाले डीले को कंडोन कर सकता है। और साथ ही साथ सीजी को एक और केस में पावर दी गई थी, कौन सा? अगर आपने कोई क्रिएशन ऑफ चार्ज, एक्वायरिंग एसेट एंड सब्जेक्ट टू चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज किया था, पर उसमें आपसे कोई एरर हो गया, तो क्या आप उस एरर को भी रेक्टिफाई यहां पर करवा पाओगे? बिल्कुल। तो सीजी के पास यहां पर 2 पावर आ गई थी, सेटिस्फेक्शन वाले डीले को कंडोन करने की और रेक्टिफिकेशन वाले डीले को कंडोन करने की। एंड फाइनली यहां पर एक छोटा सा सेक्शन में और पड़ा था, सेक्शन नंबर 84। ये किस चीज का था? अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। मतलब अगर बेटा आपने चार्ज होल्डर का पैसा पे नहीं किया तो अब चार्ज होल्डर क्या करेगा? वो आकर के कंपनी का एसेट बेचेगा और रिकवरी करेगा। पर वो काम चार्ज होल्डर खुद ना करके अपने बिहाफ पर किसको भेजता है? रिसीवर को। अब रिसीवर अपॉइंट करने की पावर 2 जगह से फ्लो कर सकती थी, या तो आपके एग्रीमेंट से, वरना कोर्ट से ऑर्डर लाकर आपको देना पड़ेगा। और जैसे आप किसी भी रिसीवर को अपॉइंट करेंगे तो कंपनी को ये बात आप इंटीमेट करेंगे कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन। और जैसे ही फ्यूचर में रिसीवर अपना काम करके वापसी जाएगा, वो कंपनी और आरओसी को बताएगा कि जी मेरा काम हो गया है, मैंने रिकवरी कर ली है, और यहां पर आपका काम हो जाता है खत्म। और जाते जाते हमने 1-2 बात और सीखी कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, या तो फिक्स्ड या फ्लोटिंग। दोनों में डिफरेंस? फिक्स चार्ज के केस में क्या आप उस एसेट को कभी भी सेल कर पाओगे? नहीं। पर क्या फ्लोटिंग चार्ज में वो एसेट सेल हो सकता है? बिल्कुल। तो फ्लोटिंग चार्ज जो क्रिएट होता है किस टाइप के एसेट पर होता है? स्टॉक या रिसीवेबल्स, क्योंकि स्टॉक आपका चेंज होता रहता है। तो जैसे स्टॉक घटेगा आपका चार्ज घट जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा चार्ज बढ़ जाएगा। तो सर अगर कंपनी ने स्टॉक को 0 कर दिया, चार्ज ही खत्म हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए हम क्या बना सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब आपका फ्लोटिंग चार्ज हो जाता है क्रिस्टलाइज। कोई एग्जांपल यहां पर, फॉर एग्जांपल आपने कर दिया डिफॉल्ट, कंपनी चली गई लिक्विडेशन में, कंपनी बिजनेस ही बंद कर दिया, या आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री लिखा हुआ था, जैसे ही वो टच हुआ आपका चार्ज हो गया क्रिस्टलाइज। तो ये अलग अलग केसेस यहां पर हमने डिस्कस किए थे। 16 का चैप्टर नंबर 6। अरे ठीक है, और क्या यही चैप्टर था आपको? बताओ थोड़ा सा, इतना टाइम कहां लगा दिया तुमने इसको पढ़ने में? 10 मिनट में रिवाइज हो गया। अरे स्पीड ठीक है या और स्लो करें? कितने बचेगा? स्लो कर दो। नहीं सर सही है, चलने दो, मैराथन है। तो बाकी की क्या सलाह बनी? देख लो यार, जैसा ठीक है। हमसे हम क्यों पूछते हो बार बार? जैसा करना करो। चलिए तो बेटा चैप्टर नंबर 6 यहां पर हमने किया समाप्त। अगला आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 7। किस चीज का था? चलिए जी, तो बेटा चैप्टर नंबर 7 यहां पर आपका आ रहा है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पर मैं कंपैरेटिवली स्लो भी जाऊंगा, तो साथ में आप पार्टिसिपेट करना। ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 88 से, जाएगा कहां तक? अरे 88 से लेकर कहां तक जाएगा? 122। तो ये चैप्टर आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइड था। पहले यहां पर हमने रजिस्टर्स एंड रिटर्न की कुछ बातें करी थी, फिर हम चले गए थे यहां पर जनरल मीटिंग के टॉपिक पर। तो पहले वो रजिस्टर्स एंड रिटर्न की बातें करते हैं। सेक्शन 88 यहां पर किस चीज का आ गया था? रजिस्टर ऑफ। तो जी हर कंपनी को अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर तैयार करना होता है। कौन से फॉर्म में? MGT 1 में। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर,
एमजीडी 2 में इन रजिस्टर में एक इंडेक्स भी आना चाहिए, पर इंडेक्स की आवश्यकता नहीं होगी अगर नंबर ऑफ एंट्रीज कितने से कम है, 50 से कम। ये जो ये रजिस्टर्स होते हैं इनके अंदर कोई भी एंट्री जनरली कितने दिन के अंदर हो जाती है, पर एक केस में 15 दिन अलाउड था प्लेज के केस में, और ये रजिस्टर आप प्रिजर्व करके कहां पर रखते हो। पर अगर आपको एसआर से इजाजत मिल जाए तो विद इन सेम सीटीवी या इंडिया में किसी ऐसी जगह जहां कितने मेंबर रिसाइड करते होंगे, 10% से ज्यादा, और नॉर्मली तो आप फॉरेन में रजिस्टर मेंटेन नहीं कर सकते, पर अगर आपके आर्टिकल में पावर हो तो फॉरेन मेंबर का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए फॉरेन में रजिस्टर मेंटेन कर पाओगे। जब भी आप ये रजिस्टर मेंटेन करोगे इसके लोकेशन की जानकारी आपको आरओसी को देनी पड़ेगी 30 दिन में। इसका एक डुप्लीकेट रजिस्टर आपको इंडिया में भी मेंटेन करना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन, और सीएस या एनी पर्सन ऑथराइज्ड इन एंट्रीज को करता है ऑथेंटिकेट। और इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 94 आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर के साथ साथ एनुअल रिटर्न पर भी लगता है, और उसने भी सेम ही बात सिखाई कि जो भी ये रजिस्टर और रिटर्न होते हैं प्रिजर्व करके कहां पर रखा जाएगा। पर अगर आपको एसआर से इजाजत मिल जाए तो इंडिया में किसी ऐसी जगह जहां कितने मेंबर रिसाइड करते होंगे, 10% से ज्यादा, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है चाहे इंडिया वाला चाहे बाहर वाला, कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करना होगा, परमानेंटली। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर चाहे इंडिया वाला चाहे बाहर वाला, 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन, और जो एनुअल रिटर्न होती है 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। और मेंबर या डिबेंचर होल्डर बिना कोई फीस पे के इंस्पेक्शन कर सकता है, पर अगर किसी और इंसान को इंस्पेक्शन करना है कितनी फीस देनी पड़ेगी, 50 रुपए पर इंस्पेक्शन की फीस देनी पड़ेगी। इंस्पेक्शन के दौरान आप फ्री में एक्सट्रैक्ट तो ले सकते हो, पर अगर पेज की फोटोकॉपी मांगोगे तो कितना कॉपी आपको, तो 10 रुपए पर पेज से कंपनी चार्ज करेगी, 7 दिन में आपको कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी। और मेंबर की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आज के बाद आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। और जो ये रजिस्टर से रिटर्न है कैसा एविडेंस होता है, कंक्लूसिव और प्राइवेसी। सेक्शन 95 में ये बात बताई थी, और 93 ने क्या कहा था, अरे क्या कहा था, कुछ भी नहीं कह रहा, वॉमिट हो चुका था। इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 92, किस चीज का क्या था, तो हर कंपनी को अपनी एक एनुअल रिटर्न बनानी होती है फॉर्म एमजीटी 7 में, जिसमें ये सारे प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर आप बताओगे। फटाफट से एक बार पर्टिकुलर्स पढ़ लो, एनुअल रिटर्न में हम क्या क्या बताते हैं, प्लीज रीड दिस, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, एनुअल रिटर्न में क्या क्या बताया जाता है। पर फिर 2 कंपनियां हैं, कह रही अरे भाई इतनी सारी बातें, मैं तो एमजीडी 7 में नहीं बना पाऊंगा एनुअल रिटर्न। तो सरकार ने कहा जी कोई नहीं, आप एमजीडी 7 में एक समराइज्ड एनुअल रिटर्न बना लेना। ये बात किस किस कंपनी के लिए आई थी, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। तो उनकी जो एनुअल रिटर्न है वो फॉर्म एमजीटी 7A में समराइज्ड मैनर में तैयार करी जाती है। नॉर्मली किसी भी कंपनी की एनुअल रिटर्न पर कितने लोगों के साइन होते हैं, 2, किस किस के, डायरेक्टर एंड सीएस, और अगर सीएस नहीं है तो सीएस इन प्रैक्टिस। पर अगर आप ओपीसी स्मॉल या स्टार्टअप कंपनी हो, ऐसे में सिर्फ एक इंसान के साइन से काम चल जाएगा, किससे, सीएस, और अगर सीएस नहीं है तो किसी भी डायरेक्टर के। नॉर्मली कंपनी एमजीटी 7 में एनुअल रिटर्न बनाकर आरओसी के पास फाइल करती है, पर कुछ कंपनीज को एमजीटी 8 में एक सीएस इन प्रैक्टिस से सर्टिफिकेशन भी कराना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट किस किस कंपनी पर एप्लीकेबल थी, लिस्टेड या कोई भी कंपनी जिसकी पीटी कितनी थी, 10-50, तो ऐसी कंपनीज को सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा। फाइनली एनुअल रिटर्न की एक कॉपी आपको वेबसाइट पर भी अपलोड करनी है, जिसका वेब लिंक कहां डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बोर्ड कोड में। और एनुअल रिटर्न आरओसी के पास कब तक फाइल हो जानी चाहिए, 60 दिन कहां से काउंट होंगे, पर अगर एजीएम करी नहीं तो लास्ट ड्यू डेट जब तक आपकी एजीएम होती है वहां से काउंट हो जाएंगे। इसके बाद हम कहते हैं सेक्शन 91 पर क्लोजर ऑफ रजिस्टर, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने दिन के लिए, पूरे साल में मिलाकर 45 दिन। रजिस्टर क्लोज करने से पहले कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, पर अगर लिस्टेड कंपनी है तो नोटिस किसके हिसाब से प्रोवाइड करेगी, सेबी के हिसाब से। इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 89 कि अगर किसी भी कंपनी में शेयर का रजिस्टर्ड एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर अलग अलग है तो वो दोनों लोग कंपनी को बात इंटीमेट करते हैं 30 दिन में, और कंपनी बात किसको बताएगी, आरओसी को। अगर ये फाइलिंग हमने नहीं करी तो कल को क्या बेनिफिशियल ओनर अपना अधिकार क्लेम कर पाएगा, द आंसर इज नो। और ये वाले सेक्शन की फाइलिंग 2 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती, एक तो डिस्प्यूट, दूसरा कौन सा, गिफ्ट के केस में भी ये सेक्शन आपका अप्लाई नहीं करता। और क्या डीमेट केस में ये वाला सेक्शन अप्लाई करता है, नहीं, बिकॉज डिपॉजिटरीज एक्ट इस सेक्शन को भी कर देता था ओवरराइड। एंड फाइनली मैंने सेक्शन 90 पढ़ा था किस चीज का, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। एसबीओ एक ऐसे इंडिविजुअल को माना गया था जो या तो इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लस डायरेक्टली कंपनी में कितने टके का स्टेक रखता था, 10% का। तो अगर आपने बीच में कोई कंपनी, फर्म, एचईएफ, ट्रस्ट ओपन करके कंपनी में 10% या उससे ज्यादा एक्वायर कर लिया तो ऐसे केस में आपको एसबीओ माना जाता है। क्या एसबीओ होने में कोई दिक्कत है, बस अगर आप एसबीओ हैं तो कंपनी का आप ये डिक्लेरेशन फाइल करके बता देना कि मैं आपका एसबीओ हूं। जैसे आप कंपनी को डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, कंपनी एसबीओ का एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, और आरओसी के पास एक एसबीओ की रिटर्न भी यहां पर फाइल करती है। और साथ में कंपनी को एक और जिम्मेवारी दी गई कि अगर कंपनी आपको लगता है ये इंसान आपका एसबीओ है, या पिछले 3 साल में एसबीओ रहा था, या इसके पास आपके एसबीओ की नॉलेज है, तो आप उसे नोटिस भेजकर इंक्वायरी कर सकते हो। आपके नोटिस भेजने पर उसे 30 दिन में रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया तो कंपनी किसको अप्रोच करेगी, अगले 15 दिन में एनसीएलटी को, और एनसीएलटी से कहेगी आप ऑर्डर पास करके उसके शेयर्स के अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट करें, और एनसीएलटी 60 दिन में ऑर्डर पास करके उसके शेयर्स के अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। और इस इंसान को रिस्ट्रिक्शन हटवाने के लिए कितने टाइम में जाना पड़ेगा, अगर 1 साल में आप नहीं गए तो क्या होगा,
शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा आईपीएफ पर। कुछ ऐसे केसेस थे जहां पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता। अगर कंपनी के जो शेयर थे वो होल्ड कर रखे थे आईपीएफ अथॉरिटी ने, सरकार की किसी अथॉरिटी ने, सेबी द्वारा रजिस्टर्ड अथॉरिटीज ने, या आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड अथॉरिटी, या फिर किसी होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी, इन केसेस में ये वाला सेक्शन आपका अप्लाई नहीं करता था। तो ये सारी बातें आपका गई थी रजिस्टर्स एंड रिटर्न की। इसके बाद हम चले गए थे अपने जनरल मीटिंग के टॉपिक पर। किसी भी कंपनी में जनरल मीटिंग कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? एजीएम एंड ईजीएम। एजीएम का सेक्शन नंबर, और किसी भी कंपनी को अपनी एजीएम करते वक्त कितनी कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है? 3। सबसे पहला, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए, 2 एजीएम के बीच में, और जी फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही 6 महीने के भीतर भीतर आपको अपनी एजीएम कर लेनी होगी। और अगर आपके पास कोई स्पेशल रीजन है तो आरओसी आपको कितना एक्सटेंशन दे सकता है? 3 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। पर कंपनी की जो सबसे पहली एजीएम आती है उसको करने के लिए कितना टाइम मिलता है? 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस साल में आप इनकॉर्पोरेट होते हो उस साल में एजीएम करना जरूरी नहीं होता, और किसी कारणवश आप एजीएम ना कर पाओ, आरओसी कितना एक्सटेंशन दे सकता है? यहां पर एक्सटेंशन का लॉ नहीं लगता। एजीएम आपको किस समय बुलानी पड़ेगी? बिजनेस आवर का मतलब यहां पर क्या था? किस दिन बुलानी, सॉरी किस जगह बुलानी पड़ेगी? चलो, किस दिन बुलानी पड़ेगी? एनी डे अदर देन नेशनल हॉलिडे। और किस जगह पर बुलानी पड़ेगी? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस या विद इन सेम सीटीवी। पर अगर आप अनलिस्टेड कंपनी तो इंडिया में कहीं पर भी एजीएम कर सकते हो, पर कितने मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा? सारे के सारे मेंबर का आपको अप्रूवल यहां पर लेना पड़ जाएगा। और अगर कोई कंपनी अपनी एजीएम करने में डिफॉल्ट कर दे तो कर ही नहीं रही एजीएम, तो क्या करोगे? तो एज अ मेंबर आप किसको अप्रोच कर सकते हो? एनसीएलटी को। इसी से अगले सेक्शन में फिर ट्रिब्यूनल आपकी कंपनी की मीटिंग बुलाएगा, और जो भी ये मीटिंग एनसीएलटी बुलाता है इस पर पूरा कंट्रोल एनसीएलटी का होता है। क्या वो सिंगल पर्सन कोरम भी अलाउ कर सकता है? और क्या प्रॉक्सी को भी कोरम में काउंट करवा सकता है? बिल्कुल, ये पार भी एनसीएलटी को यहां पर मिल गई थी। और नॉर्मली कंपनी अपनी एजीएम बनाते हैं, उसके मिनट्स तैयार करते हैं, काम खत्म हो जाता है। पर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को कहा गया था कि आपको अपनी एजीएम की एक रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। कौन से सेक्शन में? बहुत अच्छे, सेक्शन 121 में। तो 121 में जितनी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं वो अपनी एजीएम की एक रिपोर्ट भी तैयार करती है और उसे आरओसी के पास फाइल कर देती है। कितने दिन में? 30 दिन में, फॉर्म एनजीटी 15 में। और जो ये रिपोर्ट बनती है इसको साइन कौन करता है? और अगर चेयरमैन अवेलेबल ना हो तो 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक साइन किसका होना चाहिए? साथ में और किसका साइन आ जाएगा? सीएस का। और जी एजीएम के अलावा जो दूसरे टाइप की मीटिंग आप बुलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो जी सेक्शन ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो सेक्शन नंबर क्या आ गया था? 100। तो बेटा सेक्शन 100 में ईजीएम बुलाने की पहली पावर आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सुओ मोटो, कि वो अपनी मर्जी से अपनी कंपनी की ईजीएम करवा सकते हैं। और अगर डायरेक्टर मीटिंग कराते हैं वो ईजीएम कहां पर हो सकती है? इंडिया में कहीं पर भी। पर अगर आप एक वॉस हो किसी बाहर वाली कंपनी की तो उस वॉस की ईजीएम कहां हो सकती है? दुनिया में कहीं पर भी। अगली पावर इस सेक्शन में मीटिंग बुलाने की किसको दी गई? मेंबर को, कि मेंबर भी रिक्वेस्ट करके अपनी कंपनी की मीटिंग बुलवा सकता है। पर रिक्वेस्ट कितने मेंबर से आनी चाहिए? जिनके पास कितने % शेयर है? 10%। तो उतने मेंबर की रिक्वेस्ट यहां पर आनी चाहिए। जैसी वो रिक्वेस्ट करेंगे डायरेक्टर को मीटिंग बुलाने के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा। कितने दिन में? मीटिंग हो जानी चाहिए। कितने दिन में? और अगर मेंबर के कहने पर डायरेक्टर ने ऐसी मीटिंग नहीं करी तो मेंबर फिर खुद से मीटिंग बुला लेगा। कितने दिन में? 3 महीने। और यहां पर मेंबर का जो भी खर्चा होगा कंपनी करेगी रिइंबर्स, और बाद में किसकी सैलरी से रजिस्टर कर देगी? और मेंबर जो खुद से मीटिंग बुलाएगा उसका नोटिस मेंबर कितने दिन का भेजेगा? वही 21 दिन का नोटिस वहां पर जाएगा। और ये मीटिंग कहां पर होगी? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस या विद इन सेम सीटीवी, और किसी भी दिन कर सकते हैं अदर देन नेशनल हॉलिडे। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। छोटे छोटे 1-2 पॉइंट्स यहां पर हो रहे थे। मेंबर जब नोटिस भेजेगा, क्या मेंबर को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना मैंडेटरी होता है? और मेंबर जब मीटिंग बुलाने की रिक्वेस्ट सबमिट करता है, उस रिक्वेस्ट पर अगर ज्वाइंट मेंबर है, एक का साइन होना चाहिए, दोनों का? तो ये सारी बातें यहां पर हमने डिस्कस करी। पर अगर किसी कंपनी के लिए ईजीएम करना इम्प्रैक्टिकेबल है तो ऐसे केस में एनसीएलटी के पास पावर आ जाती है सेक्शन 98 में, कि अगर कंपनी के लिए मीटिंग करना इम्प्रैक्टिकेबल है तो मेंबर की रिक्वेस्ट पर, डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पर, या एनसीएलटी सुओ मोटो उस कंपनी की ईजीएम कराएगा। और ये जो मीटिंग आती है इस पर पूरा कंट्रोल एनसीएलटी का होता है। वो सिंगल पर्सन कोरम भी अलाउ कर सकता है, प्रॉक्सी को भी कोरम में काउंट करवा सकता है। और अगर आपने इन सेक्शन की बातों को ब्रेक किया, 99 में आ गया था फाइन। कितने रुपए का फाइन था? 1 लाख, और फर्दर फाइन 5000 रुपीज पर डे। इतना फाइन आपको यहां पर पे करना पड़ जाएगा। तो ये बात हमने डिस्कस करी थी रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ द मीटिंग, की मीटिंग होती है 2 प्रकार की, एजीएम एंड ईजीएम। अब मीटिंग हम बुलाते हैं क्योंकि हमें मेंबर से कुछ बिजनेस पर अप्रूवल लेना होता है। बिजनेस भी कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस। और बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए बात कौन से सेक्शन में लिखी थी? ऑर्डिनरी बिजनेस पूरे लॉ में कितने होते हैं? सिर्फ 4। कौन कौन से? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट कराना, दूसरा डिविडेंड डिक्लेयर करना, तीसरा रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह नया डायरेक्टर अपॉइंट करना, और ऑडिटर को अपॉइंट करना और उसकी सैलरी फिक्स करना। ये होते हैं आपके ऑर्डिनरी बिजनेस। और अगर ये होंगे तो कहां होंगे? इसके अलावा एजीएम में आप जो भी काम करोगे वो कैसे होते हैं? और ईजीएम में होने वाले सारे बिजनेस कैसे होते हैं? और स्पेशल बिजनेस के केस में आपको नोटिस में 2 एक्स्ट्रा चीजें देनी पड़ती है। क्या क्या? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एंड फुल टेक्स्ट ऑफ रिजोल्यूशन। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है भाई? तो ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे मेंबर उस बिजनेस के मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को समझ पाए। अगर हमारा कोई डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी है, उसका रिलेटिव उस बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उसका डिस्क्लोजर पक्का से जाएगा। और अगर आप किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें आपका डायरेक्टर, मैनेजर, रिलेटिव 2% है, उससे ज्यादा होल्ड करता है, ये डिस्क्लोजर भी आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो इसका इंपैक्ट क्या था? बड़ा डायरेक्टर ने जितना भी फायदा कमाया, क्या वो सारा फायदा उसको कंपनी को रिइंबर्स करना पड़ जाएगा? बिल्कुल। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी टाइप्स ऑफ द बिजनेस के लिए। और बिजनेस पर अप्रूवल देने के लिए मेंबर क्या पास करते हैं? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से?
OR एंड SR, सेक्शन नंबर कौन सा आ गया था 114। तो यहां पर OR और SR की बातें हमने जानी। OR पास कब माना जाएगा, एक तो जब नोटिस वैलिडली दिया हो और वोट्स इन फेवर शुड बी मोर देन वोट्स कास्टेड अगेंस्ट। SR पास माना जाएगा जब नोटिस प्रॉपरली गया हो, नोटिस में बताया गया हो कि SR का नोटिस है एंड वोट्स इन फेवर आर 3 टाइम दी वोट्स कास्टेड अगेंस्ट, तब जाकर आपका OR SR पास होता है। तो ये आपका गया था सेक्शन 114। और जी क्या मल्टीपल बिजनेस के लिए आप एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करा सकते हो? नॉर्मली तो ठीक है, पर अगर आपको डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, क्या वहां पर सिंगल रेजोल्यूशन पास हो पाएगा? द आंसर इज नो। ये बात हमने सीखी थी सेक्शन 162 की, क्योंकि इस पर भी पेपर में एक बार सवाल आया था। तो सिंगल रेजोल्यूशन आपको अलाउड नहीं होता। तो भी मीटिंग 2 प्रकार की है, बिजनेस 2 प्रकार के हैं, रेजोल्यूशन 2 प्रकार के हैं, ये तो समझ में आ गया। अब हम मीटिंग बुलाने को तैयार है, तो मीटिंग बुलाने का सबसे पहला काम क्या होता है? सेक्शन नंबर कौन सा आ जाता है? तो जी क्योंकि सबसे पहला काम है, सेक्शन नंबर आपका आ गया 101। और जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन का होता है? अरे आंसर आज है कितने दिन का? पर अगर सेक्शन 8 कंपनी हो तो? पर क्या शॉर्टर नोटिस पर भी मीटिंग आ सकती है? अगर एजीएम को शॉर्टर नोटिस पर बुलाना है तो कितने मेंबर का अप्रूवल? वैल्यू एंड नंबर ऑफ मेंबर। और अगर ईजीएम शॉर्टर नोटिस पर बुलानी है, कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, तो कितने मेंबर का? 95% टोटल वोटिंग पावर। पर अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी नंबर एंड 95% टोटल वोटिंग पावर का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। जब आप 21 दिन कैलकुलेट करोगे, क्या उसमें डेट ऑफ डिस्पैच काउंट होगा, डेट ऑफ मीटिंग? और अगर नोटिस पोस्ट से गया है तो 48 आवर उसके भी एक्सक्लूड कर देंगे। नोटिस किस किस को भेजा जाएगा? मेंबर को। मेंबर की डेथ होगी तो? मेंबर इंसॉल्वेंट तो असाइनी को साथ में, और किसको? डायरेक्टर को और ऑडिटर को साथ में, डिबेंचर ट्रस्टी और सेक्रेटेरियल ऑडिटर, इनको भी जनरल मीटिंग का नोटिस आता है। और आपने नोटिस भेजा था, रास्ते में पोस्टमैन से गुम हो गया, तो क्या मीटिंग इनवैलिडेट हो जाएगी? नहीं। अगर कोई एक्सीडेंटल ओमिशन होता है, उसकी वजह से मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं माना जाएगा। तो ये बात आई आपकी नोटिस की। अब बेटा नोटिस तो भेज दिया, एक मेंबर कह रहा है मैं मीटिंग में ना खुद नहीं जा पाऊंगा, क्या अपने बिहाफ पर किसी को भेज सकता हूं? तो बेटा पी से प्रॉक्सी, पी से सेक्शन नंबर। तो जी मेंबर आपके पास एक अधिकार है कि आप प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हो। और क्या प्रॉक्सी का खुद से मेंबर होना जरूरी होता है? पर इस बात की एक एक्सेप्शन थी, सेक्शन 8 कंपनी, वहां पर प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है, पर हर मेंबर प्रॉक्सी ना भेजने लग जाए। इसलिए लॉ मेकर ने प्रॉक्सी की 2 डिस्क्वालिफिकेशन बोल दी थी। एक तो प्रॉक्सी सिर्फ किस पर वोट कर पाएगा? पोल पर। शो ऑफ हैंड पर वोट करना अलाउड नहीं होगा। और क्या प्रॉक्सी मीटिंग में जाकर बोल सकता है? द आंसर इज नो। और क्या मल्टीपल मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है? पर वो प्रॉक्सी मैक्सिमम कितने मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा और उनकी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग कितने से ज्यादा ना हो। और मेंबर को अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, ओरली अपॉइंट होगा, इन राइटिंग होगा। फॉर्म नंबर कौन सा आया था प्रॉक्सी का? और अगर हमने एमजीटी 11 के हिसाब से प्रॉक्सी फॉर्म फिल किया, पर कंपनी कह रही ना मेरे आर्टिकल की स्पेशल रिक्वायरमेंट मीटिंग कर रहे हैं, तो प्रॉक्सी फॉर्म इनवैलिड है। बताओ वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड माना जाएगा। आर्टिकल की स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉलो करना मैंडेटरी नहीं होता। और प्रॉक्सी फॉर्म आपको जमा कराना पड़ेगा मीटिंग से कितने टाइम पहले? 48 घंटे पहले। पर कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिखा कह दिया नहीं 72 आवर्स पहले देकर के जाना। तो बड़ा कितने हैं? 48 आवर्स की तरह ही उसको यहां पर रीड किया जाएगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। और मेंबर को एक और अधिकार दिया गया था, क्या वो बाकी मेंबर के प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट कर सकता है? पर इंस्पेक्शन का नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ेगा? 3 दिन पहले। और आप इंस्पेक्शन स्टार्ट कर पाओगे मीटिंग से 24 आवर्स पहले। और इंस्पेक्शन चलेगा कब तक? टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग तक। और अगर मेंबर मल्टीपल प्रॉक्सी अपॉइंट कर दे, कौन सा प्रॉक्सी वैलिड माना जाता है? डेटेड लास्ट, प्रोवाइडेड वो समय से जमा हो जाए। पर प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के बाद मेंबर खुद मीटिंग में चला गया तो मेंबर का वोट यहां पर वैलिड माना जाएगा। और अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर है तो वो प्रॉक्सी अपॉइंट करेगी। और रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन नंबर 113, तो कंपनी को एक अधिकार दिया गया था कि आप वहां पर रिप्रेजेंटेटिव भेजोगे। और अगर रिप्रेजेंटेटिव आया तो हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सी आया, मेंबर आया, ही इज एज गुड एज मेंबर। इसके पास मेंबर वाले सारे अधिकार है, इंक्लूडिंग द राइट टू अपॉइंट द प्रॉक्सी। तो 113 की बात आई। और 2 लोगों को रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार मिला था, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। कौन से सेक्शन में? 112। तो 112 और 113 हमने कवर किया। तो नोटिस हमने भेज दिया, कुछ मेंबर मीटिंग में आ गए, कुछ प्रॉक्सी मीटिंग में आ गए, कुछ रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में आ गए। तो मीटिंग शुरू करते वक्त सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा? कोरम है या नहीं। कोरम की 3 स्लैब हमने पढ़ी थी। तो सेक्शन नंबर कौन सा आ गया था? 103। प्राइवेट कंपनी में कोरम कितना होता है? 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। और पब्लिक कंपनी में डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर पर। अगर 1000 तक मेंबर है तो 5000 तक मेंबर है तो 15 कितना हो जाएगा? और एक कंपनी अपने आर्टिकल में लिखकर क्या कोरम के रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकती है? डेफिनेटली बढ़ा सकती है। और कोरम का वेट आप कितनी देर तक करोगे? हाफ एन आवर। अगर आधे घंटे में कोरम नहीं आया और वो एक ऐसी मीटिंग थी जो मेंबर की रिक्वेस्ट पर बुलाई गई थी, तो वो वाली मीटिंग क्या हो जाएगी? पर अगर वो कोई दूसरी मीटिंग थी तो ऐसे केस में एडजर्न। कब के लिए? जैसा डायरेक्टर डिसाइड करे। पर अगर कुछ ना बताए तो अगले हफ्ते सेम टाइम एंड प्लेस। और अगर अगली मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो जितने मेंबर आएंगे उन्हें कोरम मान लिया जाएगा, बस वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। और जब भी आप कोरम काउंट करोगे, कोरम में क्या प्रॉक्सी काउंट होगा? पर क्या रिप्रेजेंटेटिव काउंट हो जाएगा? और अगर रिप्रेजेंटेटिव 2 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक की तरह काउंट होगा, 2 की तरह? और अगर सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में है जो सारी कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो वैलिड होगा? नहीं, जो कि मीटिंग में कम से कम 2 लोगों का होना यहां पर आवश्यक था। तो इस तरीके से आप यहां पर कोरम चेक करेंगे। तो कोरम की सारी बातें डिस्कस करी। और जो भी एडजर्न्ड मीटिंग में आप रिजोल्यूशन पास करोगे, उसे किस दिन पास माना जाएगा? ओरिजिनल मीटिंग वाले दिन या एडजर्न्ड मीटिंग वाले दिन? कौन सा सेक्शन आया था इसके लिए? बहुत अच्छे, सेक्शन 116। थोड़ा सेक्शन 116 भी यहां पर हमने पढ़ा, जिसने यही आपको सिखाया कि कोई भी रिजोल्यूशन जब एडजर्न्ड मीटिंग में पास होता है, उसे एडजर्न्ड मीटिंग वाले दिन ही पास माना जाता है। अब बेटा कोरम आ चुका था, अब हमें मीटिंग स्टार्ट करनी है। तो मीटिंग की स्टार्टिंग में ओपनिंग स्पीच दी जाएगी। ओपनिंग स्पीच कौन देगा?
तो चार चेयरमैन, सेक्शन नंबर आ गया था 104। तो जी मीटिंग में चेयरमैन कैसे इलेक्ट होगा? लोनिका जी या तो आर्टिकल में कोई पावर लिख दो, पर अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो जी मीटिंग में जो मेंबर्स आए हैं वो शो ऑफ हैंड पर अपना चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। पर अगर पोल डिमांड होगा, क्या पोल करवाया जाएगा? और क्या यहां पर पोल करवाने के लिए 48 घंटे का समय मिलेगा? नहीं जी, ये वाला पोल आपको फोर्थ विद इमीडिएटली कराना होगा और चेयरमैन बदलना पड़ेगा। आगे वाली मीटिंग के लिए वो वाला चेयरमैन करेगा कंटिन्यू। तो ये सारी बात हमने डिस्कस करी। इसके बाद हम कहते हैं सेक्शन 111 पर सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। ये किस चीज का था? तो जी इसने मेंबर को दे दिया एक अधिकार कि जितने मेंबर सेक्शन 100 में मीटिंग बुलाने के लिए इंटाइटल थे, अगर उतने ही मेंबर चाहें तो वो मीटिंग ना बुलाकर ऑलरेडी एक मीटिंग आ रही है उसमें अपना कोई भी रिजोल्यूशन सर्कुलेट करवा सकते हैं, या ऑलरेडी जो रिजोल्यूशन आने वाला है उस पर कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करा सकते हैं। अगर आप रिजोल्यूशन सर्कुलेट कराना चाह रहे हो उसकी रिक्वेस्ट मीटिंग से कितने टाइम पहले आनी चाहिए? 6 हफ्ते पहले। और अगर आप स्टेटमेंट सर्कुलेट कराना चाह रहे हो तो 2 हफ्ते पहले। और आपने 6 हफ्ते पहले रिक्वेस्ट सबमिट कर दी रिजोल्यूशन की, पर कंपनी ने 6 हफ्ते के दौरान ही एक एजीएम बुला दी, तो 6 हफ्ते के बाद वाली मीटिंग में पेश करेंगे उसी मीटिंग में। और इस केस में यहां पर खर्चा किसको भी करना पड़ता है? कंपनी को या मेंबर को? पर मेंबर अगर अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल करेगा और डिफेमेटरी मैटर के लिए मिसयूज करेगा तो ऐसे केस में कंपनी ये वाला सेक्शन एंटरटेन करने को बाउंड नहीं होगी। सीजी से इजाजत लेने के बाद आप उस स्टेटमेंट को सर्कुलेट करने के लिए बाउंड नहीं हो। इसके बाद हम गए थे सेक्शन 115 पर। वो किस चीज का था? रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। इसने आपको सिखाया कंपनीज एक्ट के कुछ ऐसे रिजोल्यूशन होते हैं जिनको पास करवाने का इनिशिएटिव मेंबर को ही लेना पड़ेगा। और पूरे कंपनीज एक्ट में ऐसे कितने सेक्शन है जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है? सिर्फ 2। कौन कौन से? 140 एंड 169। तो ये कुछ ऐसे सेक्शन है, इन कामों का इनिशिएटिव मेंबर को ही लेना पड़ता है, जिसके लिए मेंबर को स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। स्पेशल नोटिस कितने मेंबर से आना चाहिए? जिनके पास या तो 1% की टोटल वोटिंग पावर है या कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल है। मीटिंग से कितने दिन पहले स्पेशल नोटिस आ जाना चाहिए? 14 डेज पहले। और कंपनी को जैसे ही स्पेशल नोटिस दोगे, कंपनी ये बात बाकी सारे मेंबर को बताएगी 7 दिन पहले। पर आपका स्पेशल नोटिस कितने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए? 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस करी थी सेक्शन 115 में। इसके बाद हम गए थे सेक्शन 117 पर। वो क्या कहता था? ये कुछ ऐसे रिजोल्यूशन और एग्रीमेंट होते हैं, जब भी कंपनी आप ये वाले रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट साइन करें, इनकी कॉपी आपको आरओसी के पास 30 दिन में फाइल करनी पड़ेगी इन फॉर्म एमजेडी 14। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ गया था एसआर। बाकी थोड़े थोड़े रिजोल्यूशन हो रहे थे, इनको पढ़िए एक बार। वो कौन से रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट है जिनकी कॉपी आपको फाइल करनी है? फटाफट से पढ़ लीजिए। पढ़िए फटाफट से। चलिए, तो ये बताइए आपका सेक्शन 117 आ गया था जिसने बताया रिजोल्यूशन और एग्रीमेंट की कॉपी आपको फाइल करनी है। इसके बाद 118 आया था, बेहद इंपॉर्टेंट, किस चीज का? मिनट्स का। और बेटा जब भी आप कोई भी मीटिंग करो, चाहे मेंबर की, चाहे क्रेडिटर की, चाहे डायरेक्टर की, उनके मिनट्स आपको तैयार करने पड़ते हैं। मीटिंग कंक्लूड होने के कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन। तो बेटा 30 दिन के अंदर आप उनके मिनट्स करोगे तैयार। मिनट्स में क्या क्या लिखा जाता है? मिनट्स क्या होते हैं? आपकी मीटिंग की फेयर या करेक्ट समरी को बना जाता है मिनट्स। और अगर आप बोर्ड मीटिंग के मिनट्स तैयार करते हो तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में आपको यह जरूर लिखना पड़ेगा कौन कौन से डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है, और अगर किसी बिजनेस पर वोटिंग हुई थी तो उसमें किस डायरेक्टर ने फेवर में अगेंस्ट में? अगेंस्ट में वोट किया है। ये वाली बात आप पक्का से मिनट्स में लिखोगे। अरे भाई माइक चेक करो यार। चलिए, सॉरी फॉर द हिकअप। तो जी 30 दिन में आप मिनट्स तैयार करोगे। अगली बात हमने जानी क्या मिनट्स में से कुछ मैटर को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। किन किन मैटर को? जो आईडी थे, आई से क्या क्या बन गया था? इररेलेवेंट या फिर इमैटेरियल। और डी से क्या बन गया था? डिफेमेटरी या डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। पर कौन सा मैटर इररेलेवेंट है, कौन सा मैटर इमैटेरियल, इसका डिसीजन कौन लेगा? चेयरमैन। ये चेयरमैन का फाइनल कॉल होगा कि कौन सी बातों को आपको एक्सक्लूड करना है, कौन सी बातों को नहीं। अगली बात हमने जानी मिनट्स पर साइन कौन करता है? बता दो, साइन कौन करेगा? बस अगर वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स है और वो चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो साइन किससे करा सकते हो? अगली बोर्ड मीटिंग के चेयरमैन से। पर अगर जनरल मीटिंग के मिनट्स और वो वाला चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो साइन किससे कराओगे? एनी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड। और अगर पोस्टल बैलेट के मिनट्स हैं तो जी या तो चेयरमैन ऑफ द कंपनी से साइन करा लेना, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एनी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड, इनसे आप करवाते हैं साइन। और सेक्शन ने जाते जाते एक छोटी सी बात आपको और बता दी थी कि सेक्शन मिनट्स का जरूर था पर हर कंपनी को 2 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड भी फॉलो करने पड़ेंगे। किस किस चीज के?
जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। तो ये दो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड वे आप फॉलो करना। छोटी छोटी और बातें हमने जानी थी। मिनट्स को कितने टाइम तक के लिए प्रिजर्व करना होता है? परमानेंटली। कहां पर? रजिस्टर्ड ऑफिस पर। मिनट्स के आप लूजली फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, बिल्कुल, पर बीच में क्या कोई मिनट पेज चिपकाना आपको अलाउड होता है? नहीं। और अगर लूजली फॉर्म में किया, कितने टाइम में बाउंड करते हुए चलना? और जी मेंबर क्या बोर्ड मीटिंग के मिनट इंस्पेक्ट कर सकता है? नहीं। पर क्या वो जनरल मीटिंग के मिनट इंस्पेक्ट कर पाएगा? बिल्कुल। ये बात आपको सिखाई सेक्शन 119 ने। तो मेंबर के पास एक अधिकार है कि वो अपने जनरल मीटिंग के मिनट्स इंस्पेक्ट कर पाएगा। इंस्पेक्शन के दौरान अगर वो एक्सट्रैक्ट लेना चाहे ले सकता है। अगर किसी पेज की फोटोकॉपी मांगेगा तो ऐसे केस में कितना रुपया कंपनी चार्ज करेगी? 10 रुपया पर पेज। कितने दिन में कॉपी देगी? पर अगर मेंबर स्मार्ट है, कितने साल तक की सॉफ्ट कॉपी फ्री में मिल सकती है? 3 साल तक की सॉफ्ट कॉपी आपको फ्री में मिल जाएगी। और अगर मेंबर इंस्पेक्शन खुद ना करके अपने फ्रेंड को भेजना चाह रहा है, क्या वो अलाउड होगा? नहीं। और जी फिर सेक्शन 120 आया, उसने बस यही बात बताई कि इस चैप्टर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर पाओगे। एक छोटा सा सेक्शन 122 यहां पर हमने और पढ़ा था, जिसने ओपीसी की बातें सिखाई कि ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, तो वो ओआर या एसआर कैसे पास करेगा? उससे बस उसका डिसीजन पूछ लेना, मिनट बुक में लिखवा देना, साइन करा देना, और मान लिया जाएगा जनरल मीटिंग हुई थी, मान लिया जाएगा ओआरएसआर पास हुआ। और सेम बात अप्लाई करेगी अगर ओपीसी में एक ही डायरेक्टर आपका रहता है। चैप्टर समाप्त या कुछ रह गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रहेगी, मीटिंग बुलाई किस लिए थी? डिसीजन लेने के लिए। तो डिसीजन की वोटिंग तो कराएंगे। तो सबसे पहली बात ये जाननी है कि आप मेंबर को वोट कास्ट करने से रोक भी सकते हो या नहीं। उसके लिए सेक्शन आ गया था 106। बताओ जी, क्या मेंबर को रोका जा सकता है? बेटा अमूमन तो नहीं, पर एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर आप मेंबर को वोट कास्ट करने से रोक सकते हो। कौन से ग्राउंड पर? अगर उसने कॉल का या शेयर का कोई और पैसा पे नहीं किया, या कंपनी ने उसके शेयर्स पर लियन एक्सरसाइज किया है। पर ऐसे केस में कंपनी के पास ऑटोमेटिक राइट है, या वो पार कहीं लिखी होनी चाहिए? कहां लिखी होनी चाहिए? आर्टिकल में। तो सेक्शन 106 यहां पर हमने पढ़ा, उसने यही बात आपको समझाई कि मेंबर के वोटिंग राइट को आप सिर्फ इसी ग्राउंड पर रोक सकते हो प्रोवाइडेड आर्टिकल में पावर हो। और इसने एक छोटी सी बात और क्लैरिफाई करी कि जब भी पोल पर वोटिंग होगी, अगर मेंबर के पास 500 शेयर है, क्या 500 शेयर पर एक जैसा वोट कास्ट करना जरूरी है? अलग अलग वोटिंग भी कर सकते हो, अलग अलग वोटिंग भी कर पाओगे। ये पार भी आपको मिली थी। इसके बाद हम वोटिंग के मेथड पर गए थे। सबसे पहला मेथड कौन सा होता है? शो ऑफ हैंड में 1 शेयर 1 वोट, 1 मेंबर 1 वोट, 1 मेंबर 1 वोट। तो ये शो ऑफ हैंड का आप डिसीजन जरूर लेते हो, पर अगर इस मेंबर के पास ज्यादा वोटिंग पावर है और वो शो ऑफ हैंड से खुश नहीं है, तो फिर वो पोल डिमांड कर सकता है। एक छोटी सी बात और, मिनट्स में जैसे आप शो ऑफ हैंड का डिसीजन लिख दोगे, कैसा एविडेंस होगा? प्राइमा फेसी कंक्लूसिव। मिनट्स तो आपके प्राइमा फेसी एविडेंस होते हैं, पर शो ऑफ हैंड वाली बात कैसा एविडेंस होती है? कंक्लूसिव। और शो ऑफ हैंड के डिसीजन है, अगर मेंबर खुश नहीं है, वो क्या डिमांड कर सकता है? पोल। पोल का सेक्शन नंबर कौन सा आ गया था? 109। पर जी पोल कोई भी मेंबर डिमांड कर सकता है, रिस्पेक्टेबल शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर के पास कितनी वोटिंग पावर होनी चाहिए? 10%। पर अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो या तो 10% की वोटिंग पावर देखा जाएगा, कम से कम 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल। एंड पोल कौन डिमांड कर सकता है? मेंबर या प्रॉक्सी भी? प्रॉक्सी को भी पोल डिमांड करना अलाउड होता है। और जैसी पोल डिमांड किया जाएगा, चेयरमैन को पोल करवाने के लिए कितना समय मिलता है? 48 आवर्स। पर दो ऐसे केसेस होते हैं, उनका पोल इमीडिएटली कराया जाता है। कौन कौन से केसेस? या तो चेयरमैन बदलना या फिर मीटिंग को एडजर्न करना, इन दोनों का पोल आपका इमीडिएटली कराया जाएगा। और बेटा मीटिंग में जब पोल होता है, पोल क्या पोलिंग पेपर पर जरूरी है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली भी आप वो वाला पोल करा पाओगे। पोल करवाने के लिए चेयरमैन स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करेगा, जो अपनी रिपोर्ट तैयार करके कितने दिन में देगा? 7 दिन। बेटा शो ऑफ हैंड और पोल दोनों में एक दिक्कत है, मेंबर को मीटिंग में आना पड़ेगा। तो कोई ऐसा तरीका कि मेंबर को मीटिंग में आना ही ना पड़े, सिर्फ घर बैठे वोटिंग हो जाए? पोस्टल बैलेट। तो लॉ में करने बेटा सेक्शन बनाया पोस्टल बैलेट, सेक्शन 110। और जी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कब होगा? कंपनी पूछ रही मेरी मर्जी है मीटिंग बुलाऊं या पोस्टल बैलेट? नहीं जी, लॉ ने कहा जी हम 10 ऐसे काम बता रहे हैं, जब भी कंपनी में 10 काम होंगे, इन पर वोटिंग हमेशा किससे होगी? पोस्टल बैलेट। कंपनी कह जी इनके अलावा जितने काम है वहां पर पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, वहां मेरी मर्जी है? बेटा वहां मर्जी है। क्या वो काम कंपनी चाहे तो पोस्टल बैलेट से भी करवा सकती है? बिल्कुल। पर इनके अलावा बाकी सारे कामों में 2 ऐसे काम है जिसको चाहकर भी पोस्टल बैलेट से नहीं करा सकते। कौन कौन से? एक तो ऑर्डिनरी बिजनेस, और दूसरा कोई ऐसा बिजनेस जहां पर ऑडिटर या डायरेक्टर को अपनी बात रखने का अधिकार है, वो वाला काम आपका पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकता। बाकी इन 10 कामों पर तो कंपनी आपको पोस्टल बैलेट करवाना ही पड़ेगा। पर 2 टाइप की कंपनी इन कामों पर भी पोस्टल बैलेट से एग्जम्प्ट है। कौन कौन सी? ओपीसी या कोई ऐसी कंपनी जिसमें कितने मेंबर हैं? 200 तक। बेटा 10 काम पढ़ लीजिए एक बार फटाफट से। इसका एक निमोनिक भी लिखवाया था, पोस्टल बी वेरिएशन, पढ़िए इसको फटाफट से। पर बेटा पोस्टल बैलेट में भी कमी है। क्या कमी थी? पोस्टल बैलेट में क्या कमी है? मेंबर घर बैठे वोट कर रहा है कि बेटा यहाँ पर मीटिंग ही नहीं आ रही, तो कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो पोस्टल बैलेट की भी कमी को किसने दूर कर दिया? इसने कमी को दूर कैसे किया? इसने दोनों चॉइस दे दी कि मेंबर घर बैठे भी वोट कास्ट कर सकता है। उसको क्या बोला जाता है? रिमोट ई वोटिंग। वरना यहां पर बाद में एक जनरल मीटिंग भी आएगी, मेंबर वहां पर आकर भी वोट कास्ट कर सकता है। और ई वोटिंग कौन कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी था ना? लिस्टेड नहीं, हर वो कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड है, या हर वो कंपनी जिसमें कितने मेंबर हैं? 1000 या 1000 से ज्यादा। पर कुछ कंपनीज को यहां पर एग्जम्प्ट किया गया था। कौन कौन सी?
निधि कंपनी या फिर कोई ऐसी कंपनी जो या तो एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है या कहां लिस्टेड है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर, इनको यहां पर कर दिया गया था एक सब। अब जैसे ही आपकी ई वोटिंग की बात आई, ई वोटिंग में आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, रिमोट ई वोटिंग का भी और मीटिंग में आकर भी आप वोट कास्ट कर सकते हो। पहला ऑप्शन किसका मिलता है, रिमोट ई वोटिंग या जनरल मीटिंग? रिमोट ई वोटिंग का जो पहला ऑप्शन मिलता है उसमें कट ऑफ डेट फिक्स करी जाती है, जो जनरल मीटिंग से कितनी पुरानी नहीं होती, 7 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होगी। उसके बाद आपकी रिमोट ई वोटिंग स्टार्ट होगी और रिमोट ई वोटिंग को मिनिमम कितने दिन के लिए ओपन रखा जाएगा, और जनरल मीटिंग से एक दिन पहले शाम के 5 बजे उसको कर दिया जाता है क्लोज। फिर आपकी जनरल मीटिंग आएगी और रिमोट ई वोटिंग और जनरल मीटिंग दोनों के वोट को हम काउंट करके ऐड करते हैं और फिर पता चलेगा ओआर या एसआर पास हुआ है नहीं। छोटी सी बात, जिस मेंबर ने रिमोट ई वोटिंग पर वोट कर दिया है, क्या वो मीटिंग में फिर भी आ सकता है? मीटिंग में आकर वो क्या दोबारा से वोट चेंज कर पाएगा? पर क्या मीटिंग में प्रेजेंट रह सकता है? और क्या कोरम में काउंट कर लोगे? इस पर हमने चैप्टर समाप्त किया था। कोरम में काउंट हो जाएगा नहीं बेटा? बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान रखना, मीटिंग में आ सकता है, मीटिंग में प्रेजेंट रह सकता है, बोल भी सकता है, कोरम में भी काउंट होगा, बस अपना वोट चेंज नहीं कर पाएगा। दिस इज ऑल अबाउट आपका चैप्टर नंबर 7। और सुनाओ बेटा, चैप्टर में किसी का कोई भी डाउट? क्या हो गया? नहीं करने का क्या मैराथन? ढेर हो गए इतने में? लग नहीं रहा तुम्हारी एनर्जी देखकर। बट आपकी एनर्जी से तो मेरी एनर्जी, अगर ऐसी एनर्जी रखोगे फिर मैराथन का फायदा है क्या? मेरे को थोड़ी ना ये सब याद करना है। बताओ। हाँ जी। अगर हाँ तो कोरम नहीं है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया, ये बोलो। हाँ हाँ, नालायक। हाँ जी, और कोई डाउट? बस बहुत है मैराथन आज के लिए। करें यहाँ पर है पप, आगे वाली करनी है? लग नहीं रहा तुम्हारे हालात देख के, वहां के बच्चे तो एकदम ठीक है अपना हो रहा है भाई, कोई नहीं, क्या हो रहा है। चलिए जी, आते जी फिर अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर आपका कंपैरेटिवली काफी आसान चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर आपने पढ़ा था कौन सा था? डिविडेंड का। तो वो आपने स्टार्ट किया था सेक्शन 123 से एंड कहां तक गया था? 127। 123 सबसे पहला सेक्शन हमने पढ़ा, उसने आपको बताया किसी भी कंपनी को अगर डिविडेंड बांटना है, डिविडेंड बांटने के 3 सोर्स होते हैं। कौन कौन से? करंट ईयर प्रॉफिट या फिर पास्ट ईयर प्रॉफिट, एंड एक तीसरा सोर्स कौन सा? अगर गवर्नमेंट ने किसी गारंटी की वजह से कंपनी को पैसा दिया डिविडेंड बांटने के लिए, तो वहां से भी आप डिविडेंड बांट पाओगे। डिविडेंड बांटने से पहले क्या डेप्रिसिएशन लेस करना जरूर ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन जो लेस होगा इनकम टैक्स के सेक्शन 32 के हिसाब से या कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 2 के हिसाब से? शेड्यूल 2 के हिसाब से। तो जी वो वाला डेप्रिसिएशन लेस करना जरूर ध्यान रखना। और बाई चांस अगर करंट ईयर में कंपनी को लॉस है तब भी क्या डिविडेंड बांट सकती है? सर डिविडेंड बांटेगी कहां से? जी पुराने प्रॉफिट जो उसने रिजर्व में ट्रांसफर किए थे, बस उन रिजर्व्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको रूल 4 की कुछ रूल 3 की 4 कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन ने क्या कहा था? आपके डिविडेंड का रेट पिछले 3 साल के डिविडेंड के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होगा। पर अगर पिछले 3 साल में डिविडेंड बांटा ही नहीं तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। दूसरा, रिजर्व से मैक्सिमम कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो? 10% ऑफ दी पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। जो भी पैसा विड्रॉ करोगे उसमें से क्या सेट ऑफ करना, एंड सारा पैसा विड्रॉ करने के बाद भी ध्यान रखना रिजर्व में कितना बैलेंस बच जाना चाहिए। 15% ऑफ दी पेड अप कैपिटल का बैलेंस बच जाना चाहिए। और जो भी पैसा रिजर्व से विड्रॉ करोगे सीधा बांट दोगे, लॉसेस एडजस्ट करना ध्यान रखना होता है। बेटा कौन से रिजर्व्स का आप ध्यान रखते हो? फ्री रिजर्व या किसी भी रिजर्व से बांट सकते हो? बेटा सिर्फ फ्री रिजर्व से डिविडेंड बांटा जाता है। एक छोटा सा पॉइंट हो, जब भी किसी साल में डिविडेंड बांटना है, क्या फ्री रिजर्व में वैसे पैसा ट्रांसफर करना मैंडेटरी है? हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है। अगली बात यहां पर हमने जानी थी इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के डेट के बीच में डिक्लेयर किया जाता है। और अगर इंटरिम डिविडेंड मेंबर डिक्लेयर करते हैं डायरेक्टर, तो ये डायरेक्टर्स ही सीधे डिक्लेयर करते हैं। और नॉर्मली इंटरिम डिविडेंड आप अपने प्रॉफिट से बांट सकते हो। पर अगर करंट ईयर में प्रीसीडिंग क्वार्टर तक आपको लॉस हुआ था तो इंटरिम डिविडेंड का जो रेट है पिछले 3 साल के डिविडेंड के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगली छोटी छोटी बातें इस सेक्शन ने बताई। जब भी कंपनी आप डिविडेंड डिक्लेयर करो उसका पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। कितने दिन में? डिविडेंड पे कितने दिन में होता है? 30 दिन में। जो डिविडेंड पे किया जाएगा सिर्फ कैश में पे होगा। कैश का मतलब ऑब्वियसली बैंकिंग चैनल वगैरह सारा कवर्ड है, पर आप कभी भी काइंड में डिविडेंड यहां पर पे नहीं कर सकते। अगर आपने डिपॉजिट के चैप्टर का डिफॉल्ट किया है तब भी डिविडेंड पे करना अलाउड नहीं होगा। और अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो डिविडेंड पे करना वैसे ही प्रोहिबिटेड है। फिर सेक्शन 124 ने आपको बताया कंपनी जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो कितने दिन में पे हो जाना चाहिए। पर अगर 30 दिन में मेंबर डिविडेंड क्लेम करने आए नहीं तो आपको उड़ा अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? और जी जैसे आप पैसा ट्रांसफर करवाते हो आपको 90 दिन में एक स्टेटमेंट बनाकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी। उस स्टेटमेंट में आप क्या क्या बताओगे? शेयर होल्डर का नाम, उसका एड्रेस, उसके अनपेड डिविडेंड का अमाउंट। और अगर कंपनी आपने ये पैसा ट्रांसफर करने में डिले किया तो आपको कितना ब्याज ट्रांसफर करना पड़ता है? 12% ब्याज के साथ ये पैसा होगा ट्रांसफर। और उड़ा अकाउंट में पैसा कितने साल तक रहेगा? और 7 साल के बाद पैसा का ट्रांसफर हो जाएगा। बेटा 7 साल के बाद सिर्फ डिविडेंड आईपीएफ में जाएगा या शेयर्स भी आईपीएफ में चले जाएंगे? शेयर्स भी आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएंगे। पर अगर बीच में किसी साल का डिविडेंड आपने क्लेम कर लिया था तब क्या शेयर को ट्रांसफर किया जाएगा? आंसर इज नो। और जी हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 30 दिन में पे करना था, पर शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम करने आया और हमने पे नहीं किया, तब ये सेक्शन लगेगा 127।
तब लगेगा जी 127। तो जी अगर शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम करने आ रहा है पर कंपनी पे नहीं करती तो ऐसे केस में लग जाता है आपका 127। तो बड़ा 124 और 127 का डिफरेंस है। 127 पर जाने से पहले 125 और पढ़ लेते हैं जो आपका डील करता है आईपीएफ। आईपीएफ में पैसा कहां से आएगा? एक तो बड़ा उड़ा अकाउंट से आ सकता है, और कहां से आ सकता है? कोई पुराना प्रेफरेंशियल के रिडम्पशन का पैसा है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, अनक्लेम डिवेंचर का पैसा है, अनक्लेम डिपॉजिट का पैसा है, वो सारा पैसा भी 7-7 साल के बाद आपका आईपीएफ में ट्रांसफर होता है। बाकी कोई भी ग्रांट डोनेशन जो सीजी देगी वहां से भी पैसा आ सकता है। प्लीज इन पॉइंट्स को पढ़िए फटाफट से कि कहां से आईपीएफ में पैसा आएगा। और जी आईपीएफ का यूटिलाइजेशन कहां करोगे? आईपीएफ का पैसा इस्तेमाल कहां होता है भाई? तो जी जो भी अनपेड डिविडेंड वगैरह जो क्लेम करने का उनको वापसी करने के लिए, वरना इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए। अगर किसी ने गलत तरीके से किसी और का शेयर हथियाया था तो उसको डिस्गॉर्ज करके आईपीएफ में ट्रांसफर किया जाता है। तो जो एक्चुअल ओनर है वो अपना पैसा आईपीएफ से क्लेम बैक कर पाएगा। किसी ने क्लास एक्शन सूट फाइल किया था उसके लीगल एक्सपेंसेस भी आईपीएफ से हो जाएंगे रिवर्स। तो ये आपका सेक्शन 125 आया था कि आईपीएफ को आप कहां इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड फाइनली हम गए थे सेक्शन 127 पर, जिसने आपको सिखाया कि कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन में आपने पे नहीं किया तो ऐसे केस में कंपनी जब भी आप डिविडेंड पे करोगे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 18% का ब्याज यहां पर देना पड़ेगा। और डायरेक्टर्स जिन्होंने भी जान करके डिफॉल्ट किया है, दैट इज नोइंगली जो पार्टी टू द डिफॉल्ट थे, उनको 2 साल तक की जेल है और फाइन कितना है? 1000 रुपए पर डे। पर कंपनी को ये फाइन और पनिशमेंट फेस करनी ही पड़ेगी या इनसे बचने के कुछ सेफगार्ड थे? कुछ सेफगार्ड थे। एक छोटा सा पॉइंट और, कंपनी कह रही थी 30 दिन में ना मैंने शेयर होल्डर का डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया, शेयर होल्डर को बाद में मिला, क्या पेनल्टी लगेगी? नहीं चाहिए। अगर आप डिविडेंड वारंट पोस्ट भी कर देते तब भी कंपनी काम चल जाएगा। और सेक्शन से बचने के 5 सेफगार्ड आए थे। क्या क्या सेफगार्ड थे? इसके लिए हमने फ्लो चार्ट याद किया था। क्या क्या ध्यान हो तो? लॉ से रिलेटेड 2 पॉइंट थे। कौन कौन से? ऑपरेशन ऑफ लॉ, दूसरा लॉफुली एडजस्टेड कि आपने डिविडेंड के पैसे को कॉल मनी वगैरह से एडजस्ट कर दिया, और शेयर होल्डर्स डायरेक्शन कुड नॉट बी कंप्लाइड विद बिकॉज डिस्प्यूट इज देयर सो नो फॉल्ट ऑफ कंपनी। इनसे 3 पॉइंट कौन से बन गए कि शेयर होल्डर में कोई डायरेक्शन देकर गया था जिसको हम कंप्लाई नहीं कर पाए, तब कंपनी बच तो जाओगे पर इसकी कंडीशन थी क्या? आपको वो बात कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। अगर डिस्प्यूट था उस वजह से पे नहीं किया चलेगा, या किसी भी और केस में अगर कंपनी ये साबित कर दे कि डिविडेंड ना पे करने में उसका कोई डिफॉल्ट नहीं है, ऐसे केस में भी कंपनी बच जाएगी। एंड फाइनली यहां पर हमने पढ़ा था सेक्शन 126। इसने क्या सिखाया था? फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया था मिस्टर बी को। ट्रांसफर डीड कंपनी के पास जमा हुई 1 जनवरी को और कंपनी ने जाकर ट्रांसफर रजिस्टर किया 30 जनवरी को। तो अगर 30 जनवरी के बाद कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो मिस्टर बी को मिलेगा। 1 जनवरी से पहले डिविडेंड डिक्लेयर होगा मिस्टर ए को मिलेगा। पर अगर इस दौरान बीच में कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दे जब ट्रांसफर डीड पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है, तो वो डिविडेंड किसका हो? ए का या बी का? तो यहां पर हमने क्या सीखा था? 99% उस डिविडेंड पर अधिकार होगा बी का। पर बी को वो डिविडेंड देने से पहले आपको ट्रांसफरर से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल। और जैसे ही आप अप्रूवल लेने गए, अगर ट्रांसफरर ने अप्रूवल नहीं दिया, अब होगा डिस्प्यूट। इसलिए सारे डिविडेंड को आप अबेयंस में रख के कहां ट्रांसफर कर देते हो? उड़ा अकाउंट में। दिस इज उड़ा का चैप्टर नंबर 8। और सुनो, क्लियर है? कोई डाउट इस चैप्टर में आ रही है? कुछ कुछ बातें ध्यान आ रही है? सुना सुना लग रहा है? सब सुना सुना सा लग रहा है? जो सुना सुना लग रहा है, चलो ठीक है। सुना सुना, कितने बच्चों को सुना सुना सा लग रहा है? कितने सर सुना सुना भी नहीं लग रहा? मेरे को तो कुछ लग ही नहीं रहा। चलो एनीवेज, तो ये बेटा चैप्टर नंबर 8 भी आपने समाप्त किया। अरे 1 घंटा भी नहीं हुआ, अभी 3 चैप्टर कर लिए तुमने। अरे हाँ जी, गवर्नमेंट की गारंटी वाला पॉइंट, उसमें हमने क्या जाना था कि कभी कभी कुछ लॉस मेकिंग कंपनी जब पैसा रेस करने जाती हैं, फॉर एग्जांपल बीएसएनएल, तो इन्वेस्टर कह रहे जी मैं पैसा क्यों दूं, कंपनी अगर प्रॉफिटेबल हुई नहीं तो मेरे को तो रिटर्न ही नहीं मिलेगा। तो सरकार कहती है जी आप पैसा दे दो, 5 साल में इस कंपनी को हम प्रॉफिटेबल कर देंगे। अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुई तो हम इसको गारंटी की वजह से पैसा प्रोवाइड करेंगे, उस पैसे से आपको डिविडेंड बांट देगी। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दी थी, उस गारंटी की वजह से कोई पैसा दिया है, तो कंपनी उस पैसे से भी डिविडेंड बांट सकती है। बस। ईशांत कह रहे सर अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे सब आता है। अभी तो ऐसा लग रहा है मतलब बाद में सब भूल जाओगे फिर से? बट आपको लगता है भूल जाते हो, पर अगर आप रिवीजन करोगे और साथ साथ करते रहोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। तो द की इज रिवीजन, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना याद होगा। तो रिवाइज करते रहोगे तो चीजें आपके लिए ब्रशअप हो जाएंगी। अगला चैप्टर कौन सा हमारा? अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो डिविडेंड फिनिश करने के बाद हम गए थे अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के चैप्टर पर, और ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है कौन से सेक्शन से? 128 से, एंड जाता कहां तक है? अरे भाई भाई पहले माइक सेट करो यार। आते हैं जी अगले चैप्टर पर जो आपका आता है अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। बेटा चैप्टर जब हमने पढ़ा था एक सीक्वेंस के साथ इस चैप्टर को पढ़ा था, और इससे इस चैप्टर को समझना बहुत आसान हुआ था। एक बार वो सीक्वेंस रिवाइज करा दो।
क्या हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करने होते हैं? बिल्कुल। कौन से सेक्शन में? उसके आधार पर कंपनी क्या तैयार करती है? अपने फाइनेंशियल। कौन से सेक्शन में? कभी कभी पीरियोडिकल खाते भी बनाने पड़ सकते हैं। खातों को बनाने के लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद लोगे, जिसे बनाएगा तो आईसीएआई, पर उसे प्रिस्क्राइब करेगा सीजी। कौन से सेक्शन में? पर सीजी प्रिस्क्राइब करने से पहले नफरा की हेल्प लेगा, सेक्शन। इसके बाद खाते बनकर तैयार तो थे, फिर खातों पर साइन किया गया था सेक्शन 134 के सब सेक्शन 1, फिर उनका ऑडिट किया गया था। ऑडिट कैसे होगा इससे अगले चैप्टर ने आपको सिखाया, और फिर उसके ऊपर आपने बोर्ड रिपोर्ट तैयार करी थी सेक्शन 134 के सब सेक्शन 3 में। फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट को आपने मेंबर को सर्कुलेट किया था सेक्शन, एंड फाइनली आरओसी के पास फाइल किया था 137। तो ये सीक्वेंस के साथ हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, इसी सीक्वेंस से रिवाइज भी करेंगे। आते हैं जी सेक्शन 128 पर। हर कंपनी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करने पड़ेंगे, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, ट्रू एंड फेयर व्यू, खराब व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से खाते तैयार करिएगा। खातों को प्रिजर्व करके आप रखेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पर अगर आप चाहे तो इंडिया में भी कहीं पर भी रख सकते हैं, पर उस केस में आरओसी को बताना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर। आप चाहे तो ब्रांचेस के खाते ब्रांचेस पर मेंटेन कर लेना, पर पीरियोडिकल रिटर्न आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजते रहना पड़ेगा। और खातों को कितने समय तक संभाल कर रखना पड़ेगा? पर एक केस में 8 साल से ज्यादा भी संभालने पड़ सकते थे, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग थी और सीजी ने कहा था ज्यादा साल के खाते यहां पर संभाल कर रखे। खाते फिजिकल फॉर्म में होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आपकी मर्जी जी। पर अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो तो ऐसे केस में ध्यान रखना, आपको उन खातों की वो खाते हमेशा इंडिया में एक्सेसिबल रहने चाहिए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जो ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग वाला फीचर रखता हो, खातों को आप डिस्प्ले कर पाओ, उनका प्रिंट आउट ले पाओ, उनका बैकअप इंडिया के एक सर्वर पर रखना पड़ेगा। उस सर्वर की जानकारी आपको आरओसी के पास फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 137 में। तो ये सारी बातें हमने यहां पर डिस्कस करी। अगली बात, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एमडी, डब्ल्यूटीडी इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, साथ में सीएफओ या एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड विद रिस्पांसिबिलिटी। और अगर आपने रिस्पांसिबिलिटी नहीं निभाई, कितना फाइन लग जाएगा? 50,000 से लेकर 5 लाख तक का। और क्या आप चाहो तो फॉरेन ब्रांचेस पर भी खाते मेंटेन कर सकते थे? बिल्कुल। और डायरेक्टर का एक अधिकार मिला, क्या डायरेक्टर अपनी कंपनी के बुक्स अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। और फॉरेन से जो भी जानकारी आएगी, जो भी क्वार्टरली रिटर्न आएगी, क्या उनको भी इंस्पेक्ट कर सकता है? उसको इंस्पेक्ट करने के बाद उसने कोई भी एडिशनल जानकारी अगर मांगी, कंपनी मंगा करके देगी, कितने दिन में? पर क्या वो जानकारी डायरेक्टर अपने अटॉर्नी के थ्रू मंगवा सकता है? खुद ही मंगवानी पड़ेगी, खुद ही वो सारी जानकारी आपको मंगवानी पड़ेगी। फिर हम गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। पर 4 टाइप की कंपनी को कैश फ्लो बनाना जरूरी नहीं होता। कौन कौन सी? स्मॉल, ओपीसी, डोरमेट या स्टार्टअप कंपनी, ये कैश फ्लो बनाने से एग्जाम थी। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, कौन से शेड्यूल के हिसाब से? शेड्यूल 3 ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से, और साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना। पर अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद फॉलो ना कर पाओ तो 3 चीजों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या क्या? डेविएशन क्या है, रीजन क्या है, फाइनेंशियल इफेक्ट आपके फाइनेंशियल पर क्या पड़ेगा। जो भी लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए रिस्पांसिबल थे, वही सारे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी रिस्पांसिबल होंगे। पर अगर कोई डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ही नहीं है तो सारे डायरेक्टर्स यहां पर लायबल हो जाएंगे। और यहां पर साथ में इंप्रिजनमेंट का भी 1 साल का प्रावधान आ गया था। और कंपनी अगर आपकी सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है तो क्या सिर्फ स्टैंडअलोन खाते बनाने, कंसोलिडेटेड भी बनाने? तो जी कंसोलिडेटेड खाते भी बनाने। कंसोलिडेशन आप करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 3 के हिसाब से। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कंसोलिडेशन करने से एग्जाम्प्ट कर दे तो तब भी शेड्यूल 3 के हिसाब से कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। पर एक केस में आप कंसोलिडेशन करने से बच सकते थे। कौन सा केस? अगर आप किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी हो और आपके बाकी मेंबर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, साथ में आप कैसी कंपनी होनी चाहिए, और आपकी सब्सिडरी का कंसोलिडेशन आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने अगर कर दिया हो तो ऐसे केस में आप कंसोलिडेशन करने से बच जाओगे। फिर आया था 129A किस चीज का? हर कंपनी पर लगता है? नहीं जी, ये सिर्फ उन अनलिस्टेड कंपनीज पर लगेगा जिसको सीजी करेगा प्रिस्क्राइब। और ऐसी कंपनीज के लिए सीजी अगर चाहे तो उनको पीरियोडिकल खाते बनाने के लिए भी बोल सकता है। जो भी पीरियोडिकल खाते आप बनाओगे उनका कंप्लीट ऑडिट कराना है, लिमिटेड रिव्यू भी करा सकते हैं। और जी उनकी कॉपी भी आपको आरओसी के पास 30 दिन के अंदर फाइल करनी पड़ जाएगी। इसके बाद खाते तो बनकर के तैयार थे, पर इन खातों को बनाने के लिए आपने कुछ स्टैंडर्ड फॉलो किए थे। कौन से सेक्शन में? तो जी उनको बनाता कौन है और उसे प्रिस्क्राइब कौन करता है? और सीजी प्रिस्क्राइब करने से पहले किसकी हेल्प लेता है? और सीजी ने आज के दिन में 2 टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। कौन कौन से? एएस और इंडेस। छोटी छोटी कंपनी का फॉलो करती है, बड़ी बड़ी कंपनी का फॉलो करती है। एंड इसके बाद हमने पढ़ा था जी नफरा। नफरा का गठन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सीजी को पावर दी गई है कि आप नफरा बनाइए। नफरा का काम क्या क्या है? अरे भाई काम क्या क्या है? एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर रिकमेंडेशन देना, साथ में एसए पर रिकमेंडेशन देना। साथ में ध्यान रखना कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ऑडिटर है वो इन सब बातों को फॉलो कर रहे हो। और नफरा की स्टिक हर कंपनी पर लगती है, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज पर। बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी है यहां पर? एक तो लिस्टेड, चाहे वो इंडिया में लिस्टेड हो चाहे इंडिया के बाहर लिस्टेड हो। दूसरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, या टर्नओवर कितनी है, या बोरोइंग कितनी है, या फिर स्पेशल एक्ट से गवर्न कोई भी कंपनी, या अगर किसी कंपनी का केस सीजी रेफर कर दे, इन सारी कंपनीज के ऊपर नफरा की स्टिक चलेगी। और अगर इन सारी कंपनीज की इंडिया के बाहर कोई भी सब्सिडरी एसोसिएट है जिसमें या तो नेटवर्थ का 20% से ज्यादा इन्वेस्टेड है, या जो आपको टोटल इनकम का 20% से ज्यादा कमा कर देती है, उनके ऊपर भी नफरा की स्टिक चलेगी। और नफरा किसी भी सीए के अगेंस्ट जब भी ऑर्डर पास करेगा तो सीए पर कितना बैन लगा सकता है?
6 महीने से लेकर 10 साल तक का बैन लगा पाएगा। और अगर आप पर कल को बैन लग गया तो बेटा किसके पास जाकर आप ई फाइल कर पाओगे? एनसीएल-एटी के पास। साथ में नफरा में एक चेयरपर्सन होगा, 15 फुल टाइम मेंबर देखने को मिलेंगे। जॉब के दौरान किसी भी सीए फर्म से एसोसिएट नहीं होंगे और जॉब छोड़ने के बाद भी कितने टाइम तक? नफरा भी अपने खाते तैयार करेगा, हेड ऑफिस होगा नई दिल्ली में, और नफरा के खातों का ऑडिट कौन करेगा? सीएजी करेगा नफरा का ऑडिट। तो ये सारी बात हमने सीखी नफरा के लिए। इसके बाद हमने खातों पर साइन करना सीखा था, कौन से सेक्शन में? 134 के सब सेक्शन 1। तो जैसे ही ईयर एंड पर आपके खाते तैयार होते हैं, आप एक बोर्ड मीटिंग बुलाकर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हो और डायरेक्टर्स के बेहाफ पर फिर खातों पर साइन होता है। कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन अगर ऑथराइज्ड है, पर अगर चेयरपर्सन ऐसे ऑथराइज है ही नहीं तो 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक साइन किसका होगा? एमडी का। साथ में और किसका साइन कराना पड़ेगा? सीईओ, सीएफओ, सीएस का। और अगर आप ओपीसी हो तो एक डायरेक्टर के साइन से काम चल जाएगा। इसके बाद ऑडिटर साहब आएंगे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर इस पर आपको क्या तैयार करनी होगी? अपनी बोर्ड रिपोर्ट। सेक्शन 134 के सब सेक्शन 3 बोर्ड रिपोर्ट में ये सारी बातें आप बताओगे। फटाफट से एक बार पढ़ लो, क्या क्या बातें बतानी पड़ती हैं। प्लीज रीड दिस। जी ये सारी बातें तो ठीक है, पर बोर्ड रिपोर्ट में साथ में आना चाहिए डीआरएस। व्हाट इज डीआरएस? डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या बनाना है, इसके लिए एक निमोनी भी हमने बनाया था। एस से क्या बन गया था? सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट। ए से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल होने चाहिए। आई से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। एफ से फ्रॉड। एंड साथ में आ गया था लॉ एंड गोइंग कंसर्न। ये सारी बातें आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में बता दी हैं। एंड बोर्ड रिपोर्ट पर साइन कौन कौन करेगा? वही चेयरपर्सन अगर ऑथराइज्ड है, वरना 2 डायरेक्टर जिसमें से एक साइन किसका होगा? पर क्या यहां पर सीईओ, सीएफओ, सीएस का साइन आता है ना? और अगर कंपनी में एक ही डायरेक्टर है तो किससे साइन कराएंगे? एक ही डायरेक्टर से। अब जी फाइनेंशियल तैयार हो गए, डायरेक्टर ने साइन भी कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई, बोर्ड रिपोर्ट भी आ गई। अगला स्टेप, मेंबर को करेंगे सर्कुलेट एजीएम से कितने दिन पहले? पर अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो? और क्या शॉर्टर पीरियड ऑफ सर्कुलेशन भी अलाउड था अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं थी? कितने का अप्रूवल? पर अगर शेयर कैपिटल थी तो? मेजॉरिटी नंबर है 95% की वोटिंग पर, इनका अप्रूवल आपको यहां पर लेना पड़ेगा। पर निधि कंपनी अपने सिर्फ उस वाले मेंबर को इंडिविजुअली खाते भेजेगी जिन मेंबर के पास कितने शेयर होंगे? या तो 1000 रुपए से ज्यादा की फेस वैल्यू, या पेड अप कैपिटल का 1% से ज्यादा, सिर्फ उन्हें ही इंडिविजुअली खाते भेजे जाएंगे। कंपनी पूछ रही खाते भेजने कैसे? हमने कहा जी आपकी मर्जी है, सेक्शन 20 के किसी भी मेथड से आप खाते भेज सकते हो, पर कुछ कंपनीज के लिए मैनर ऑफ सर्कुलेशन प्रिस्क्राइब किया गया। किस किस कंपनी के लिए? लिस्टेड या कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ है 1 करोड़ से ज्यादा एंड टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा, इनको कहा गया अगर मेंबर का शेयर डीमैट फॉर्म में है तो मेंबर को ईमेल से ही खाते भेजना। कौन सी ईमेल आईडी पर? जो किसके पास रजिस्टर्ड है। इसके अलावा अगर शेयर डीमैट फॉर्म में नहीं है, जो मेंबर आपको अपनी ईमेल आईडी खुद से दे गया था उसको भी ईमेल से भेजना। बाकी सारे मेंबर को आपको फिजिकल कॉपी डिस्पैच करनी पड़ेगी। इस पर लिस्टेड कंपनी ने बोला यार हर मेंबर को फिजिकल कॉपी भेजूंगी तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, तो मैं क्या कर सकती हूं, आप अपने फाइनेंशियल की एक समरी बनाकर मेंबर को भेज देना। पर अगर मेंबर पूरी कॉपी डिमांड करता है, क्या पूरी कॉपी भी भेजनी पड़ेगी? पर लिस्टेड कंपनी आपको पूरी कॉपी ना भेजनी पड़े, इसलिए सेक्शन ने एक और बात कह दी कि आप अपने सारे फाइनेंशियल कहां अपलोड कर देना, और जब वेबसाइट पर अपलोड कर ही रहे हो अपने साथ साथ और किसके अपलोड कर देना? सारी की सारी सब्सिडरीज के, और जितनी भी फॉरेन सब्सिडरीज है उनके भी अपलोड करने हैं। पर अगर फॉरेन सब्सिडरी को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो, और अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो, और अगर फॉरेन में बहुत सारी स्टेप डाउन सब्सिडरीज है तो सबके अलग अलग फाइल ना करके जो टॉप वाली सब्सिडरी है उसके क्या फाइल कर देना। और जी फिर मेंबर को खाते सर्कुलेट करेंगे, फिर हमारी एजीएम आएगी, एजीएम में मेंबर खातों को अडॉप्ट करेंगे और फिर उसे आरओसी के पास फाइल कर देंगे एजीएम के कितने दिन के अंदर अंदर। पर अगर खाते एजीएम में ना अडॉप्ट होके एडजर्न्ड एजीएम में अडॉप्ट हुए थे तो 30 दिन कहां से काउंट होंगे? एजीएम से, एडजर्न्ड से। एजीएम या एडजर्न्ड एजीएम में आपने मेंबर के आगे खाते पेश किए पर मेंबर ने अडॉप्ट करने से मनाही कर दिया तो तब भी फाइल करोगे, आरओसी उसे कैसे काउंट करेगा। और फिर जैसे ही फाइनल वाले अडॉप्ट करोगे उसकी कॉपी फाइल करनी है। और अगर किसी कंपनी ने एजीएम ही नहीं करी तो लास्ट ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आपको खाते फाइल करने पड़ेंगे। पर ओपीसी करिए मेरे को तो एजीएम नहीं करनी होती तो मैं खाते कब से फाइल करूं? 180 दिन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको अपने खाते करने पड़ जाएंगे फाइल। और साथ में कंपनी को एक और बात बोली गई कि कंपनी आप जब अपने खाते फाइल करोगे अपने साथ आप अपनी सारी सब्सिडरीज के खाते भी फाइल कर देना जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और जिसका इंडिया में कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। पर अगर उस देश में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या अनऑडिट फाइल करने से काम चल जाएगा। और अगर इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी आपको फाइल करनी पड़ेंगे। नॉर्मली कंपनी खाते फाइल करती है एओसी 4 में, पर कुछ कंपनीज के लिए एक्सबीआरएल की फाइलिंग हो गई थी मैंडेटरी। कौन कौन सी कंपनी के लिए? लिस्टेड कंपनी और उनकी इंडियन सब्सिडरी, हर वो कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल है 5 करोड़, हर वो कंपनी जिसकी टर्नओवर है 100 करोड़, या हर वो कंपनी जो क्या फॉलो करती है। पर 4 टाइप की कंपनी एग्जाम थी। और वंस एक्सबीआरएल
और ये सारा प्रोसेस फॉलो करके खाते तो फाइल के बाद में पता चला खाते में थी गड़बड़ी, तो या खाते रीओपन हो सकते हैं कौन से सेक्शन में? 130 एंड 131। 130 में खाते कंपल्सरी रीओपन होंगे जब इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जाकर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास कंप्लेन फाइल करी और इनकी कंप्लेन पर कोर्ट को लगा हां जी कंपनी ने खाते फ्रॉडलेंटली तैयार किए थे, तो वो कंपनी के खाते रीओपन करने के लिए बोलेगा। इस सेक्शन में कितने साल तक के खाते रीओपन हो सकते हैं? पर एक केस में 8 साल से ज्यादा भी अलाउड है। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग था और सीजी ने कहा था 10 साल के खाते संभाल कर रखना, तो 10 साल के खाते भी रीओपन हो जाएंगे। और 131 किस चीज का क्या था फिर? यहां पर कंपनी खुद से जाकर कह रही जी मैंने अपने फाइनेंशियल बोर्ड रिपोर्ट बनाने में मिस्टेक कर दी, तो मेरे को खाते रीओपन करने की इजाजत दे दो। कंपनी को जाना किसके पास पड़ेगा? एनसीएलटी। और एनसीएलटी ऑर्डर देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी से उनकी रिप्रेजेंटेशन मंगवाएगा और फिर ऑर्डर पास करेगा, तब जाकर खाते रीओपन करा पाओगे। पर साल में कितनी बार अप्रोच कर सकते हो? एक ही बार अप्रोच करना यहां पर आपको अलाउ किया गया था। तो ये 131 भी डिस्कस किया। सेक्शन या पूरे चैप्टर में 2 सेक्शन आपके और बच गए थे, 135 एंड 138। बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेक्शन थे पर दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट थे। पहले पढ़ते हैं 138 किस चीज का था? क्या हर कंपनी को कराना होता है? नहीं जी। कौन कौन सी कंपनी को कराना है? एक तो सारी लिस्टेड कंपनी को या कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी डीपीबीटी है कितनी? 25, 50, 100, 200। और जो भी आप डिपॉजिट या बोरोइंग देखोगे पिछले साल के आखिरी दिन की देखोगे या पिछले साल कभी भी। और प्राइवेट कंपनी तेरे को भी इंटरनल ऑडिट कराना पड़ सकता है। तेरे लिए रिक्वायरमेंट क्या है? डीपीबीटी? नहीं जी, सिर्फ बीटी कितनी? 100, 200। तब जाकर तेरे को भी इंटरनल ऑडिट कराना है। इंटरनल ऑडिट करेगा कौन? सिर्फ सीए या सीए में भी कर सकता है या कोई और प्रोफेशनल भी कर सकता है। और प्रैक्टिस में ना जरूरी है, एम्प्लॉय भी कर सकता है। ये जिस मर्जी से कराओ, तुम्हारी मर्जी। तो वो आया जी आपका इंटरनल ऑडिट। फाइनली हम आ गए थे सेक्शन, ओहो हो, सांस ले लो 1 मिनट, फिर पढ़ेंगे जी सीएसआर। क्या? जब भी कोई फोटो आती है तो ओवरराइड कर देती है। और सुनाओ, बढ़िया। क्या प्लान है आज? कहां पार्टी वार्टी करने जा रहे हो तुम क्लास के बाद? क्या है भाई? क्या हो गया? सॉरी, क्या कह रहे भाई? स्लो पढ़ाऊं? अभी तो स्लो ही जा रहा हूं मैं। अच्छा, सीएसआर स्लो पढ़ाऊं? तो अभी तक भी स्लो ही था। तो तुमने फास्ट तो मेरा देखा ही नहीं है फिर अभी। ये स्लो ही चल रहा है अभी। नहीं, इससे फास्ट मैं पढ़ा सकता हूं, अभी मैं स्लो चल रहा हूं। मैं तो तुम्हारे जितना तुमने 10 चैप्टर का कंपनी से 50 क्लास में पढ़ा है, मैं अपनी पर आ जाऊं तो 2 घंटे में पूरा करा दूं। पर वो फिर मैं अपनी पर आऊंगा, तुम्हारी पर नहीं जा पाऊंगा। तो फिर फायदा नहीं है, उस चीज का फायदा नहीं है। तो पढ़ने का फायदा तभी हो तो तुम्हारे माथे में भी कुछ जा रहा हो। अरे तुम्हारे माथे में कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा? ये तो पूछने बोल जा रहा है। तो खुशी कह रही है रिवीजन में नींद नहीं आती, इसका मतलब नालायक। खुशी आपकी ये बात सुनकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई मेरे को। चलो, अमन कह रहा है सर हाइट्स तो तब होगी जब आज की मैराथन के बाद टेस्ट हो जाए। ओए होए होए होए, ओहो हो, खतरनाक। ब्रेक के बाद ले लेना, इस ट्रैप में मैं नहीं फंसूंगा। ब्रेक के बाद मैं टेस्ट किसका लूंगा फिर? तो भूल जाओ, वो नहीं होने वाला। संदीप कह सर आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं, मेरे को क्या होना है। चलिए जी, आते जी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सीएसआर, हाईली एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम। सितंबर या जनवरी के पेपर में किसी ना किसी एक अटेम्प्ट में इस पर सवाल आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली बात, सीएसआर क्या हर कंपनी पर एप्लीकेबल है? नहीं जी, ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज पर एप्लीकेबल है। बड़ी बड़ी कंपनी का यहां पर क्या मतलब है? एक ऐसी कंपनी जिसकी पिछले साल की नेटवर्थ कितनी है? 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या उसकी पिछले साल की टर्नओवर कितनी थी, या पिछले साल का नेट प्रॉफिट कितना था। नेट प्रॉफिट का मतलब यहां पर क्या था? कौन से प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट कौन से सेक्शन के हिसाब से करते हो? 198 में कौन से नेट प्रॉफिट होते हैं? आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स। और 198 वाले प्रॉफिट उठाने के बाद उसमें से 2 चीजें आपको हटानी रहती है। पहला क्या? कोई भी ओवरसीज ब्रांच से आया हुआ प्रॉफिट, या फिर कोई ऐसा डिविडेंड जो आपको एक ऐसी कंपनी से रिसीव हुआ है जो कंपनी ऑलरेडी किसमें कवर्ड है? कंपनी कह जी चलो मेरे पर सीएसआर लगा तो दिया, पर सीएसआर लगाने पर मेरी सबसे पहली ऑब्लिगेशन क्या है कि मेरे को कोई कमेटी वगैरह बनानी है क्या? कौन सी कमेटी? सीएसआर कमेटी, जिसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? जिसमें से एक क्या होगा? पर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ पर लगता ही नहीं तो 2 डायरेक्टर के साथ कमेटी बना लेना। पर अगर आपका सीएसआर का जो ऑब्लिगेशन है इतने रुपए तक का है तो कमेटी बनाने से एग्जम्प्ट हो। पर उस केस में कमेटी का काम कौन संभालेगा?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर अगर आपके अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में कुछ भी पैसा पड़ा हुआ था तब क्या कमेटी बनाना मैंडेटरी हो जाता है? सवाल है जी कमेटी का काम क्या होगा? तो जी कमेटी बनाएगी कंपनी की सीएसआर पॉलिसी बनाकर बोर्ड को रिकमेंड करेगी और मेक श्योर करेगी कंपनी खर्चा कर रही हो। और कंपनी सॉरी कमेटी पूछ रही है जी उस पॉलिसी के अंदर मैं जो मर्जी एक्टिविटी लिख सकती हूं मेरी मर्जी से, या लॉ मेकर ने सीएसआर की एक्टिविटीज भी बताई हुई है? कहां बताई हुई है? शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 में बहुत सारी एक्टिविटीज आपको बताई गई थी जहां कंपनी आपको सीएसआर का खर्चा करना अलाउड है। 2 मिनट लगाइए फटाफट से एक्टिविटीज पढ़िए, कहां काम सीएसआर का खर्चा कर सकते हो। एटीसी कह रही थी क्लासमेट का रजिस्टर सस्ते में बेच रही हूं, एजुकेशन प्रमोट हो रही है, वो भी तो सीएसआर है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी खर्चा करोगे वो आपके सीएसआर में काउंट नहीं होगा। हालांकि इन 3 साल के लिए फार्मा कंपनीज को कोविड-19 की वैक्सीन ढूंढने पर किया गया खर्चा अलाउ कर दिया गया था, उससे बड़ा सीएसआर उस समय कोई नहीं था, तो कंपनी चल तेरे को अलाउड था, वरना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा सीएसआर में कभी भी काउंट नहीं होगा। अगर आप इंडिया के बाहर जाकर खर्चा करते हो क्या वो सीएसआर में काउंट होगा? क्यों नहीं काउंट हो रहा? रिसोर्स आप देश का इस्तेमाल कर रहे हो, खर्चा बाहर कर रहे हो, काउंट नहीं होगा। पर अगर आप किसी नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनल को प्रमोट करने के लिए खर्चा करते हो वो चल जाएगा। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हो क्या वो काउंट हो जाएगा? अगर कोई खर्चा सिर्फ एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर के लिए किया क्या वो काउंट किया जाएगा? नहीं। अगर आपने मार्केटिंग बेनिफिट के लिए कोई खर्चा किया वो भी काउंट नहीं होगा। और कंपनी के लिए टैक्स दे तो रही हूं, उससे भी तो सोसाइटी का बेनिफिट ही होता है, तो टैक्स पे करने वाला खर्चा क्या सीएसआर नहीं होता? क्यों नहीं होता? बिकॉज वो आपकी एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, वो भी आपका एलिजिबल सीएसआर के खर्चे में काउंट नहीं होगा। कंपनी कह रही ये सब तो ठीक है पर खर्चा करना कितना है? 2% किस चीज का? पिछले साल के प्रॉफिट का? नहीं जी, जब आप खर्चा देखोगे खर्चा आपको देखना होगा पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स का 2%। तब 3 साल के प्रॉफिट उठाना, उनका करना एवरेज और 2% का खर्चा करना है। कंपनी कह रही इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हुए, तो ये 2 साल का एवरेज देख ले। और कंपनी कह रही ठीक है इतना खर्चा करना है, पर अगर ईयर एंड तक खर्चा ना कर पाऊं तो एक तो उस साल की बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दियो, प्लस ईयर एंड होने के बाद वो सारा पैसा आपको शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। कितने टाइम में? 6 महीने में। कंपनी कह रही रुको रुको रुको, खर्चा मेरे को करना था, स्कूल बनाना था, बिल्डिंग ढूंढ रही थी, इस वजह से नहीं कर पाई। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर खर्चा करना है। सबसे पहली बात, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर खर्चा करना था तो शेड्यूल 7 के फंड में मत डलवाना, फिर साल खत्म होने के बाद कितने दिन में? 30 दिन में उस पैसे को ट्रांसफर करवा देना। कहां पर? अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, और उसका इस्तेमाल कर लेना कितने साल में? पर अगर 3 साल में इस्तेमाल नहीं कर पाए तो 3 साल खत्म होने के बाद अगले 30 दिन में वो पैसा कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? शेड्यूल 7 के किसी भी फंड में। और अगर कंपनी अब की बार आपने काम नहीं किया तो कंपनी पर कितनी पेनल्टी थी? ट्वाइस द अनस्पेंड अमाउंट या 1 करोड़ whichever is less, और ऑफिस डिफॉल्ट पर 2 लाख रुपए या 10% ऑफ द अनस्पेंड अमाउंट whichever is less, इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। कंपनी ने रुको पेनल्टी मतलब को 2 की जगह 2.5% का खर्चा कर दिया, तो जो आधा % एक्स्ट्रा खर्चा किया क्या उसका सेट ऑफ मिल जाएगा? कितने साल तक? 3 साल तक सेट ऑफ का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो। पर ध्यान रखना वो एक्स्ट्रा खर्चे में अगर आपने अपना कोई सरप्लस दोबारा से खर्च किया था वो कंसिडर नहीं किया जाता, और सेट ऑफ करने से पहले आपको बोर्ड रेजोल्यूशन यहां पर पास करना पड़ेगा। कंपनी कह रही जी मेरा मेन काम दूसरा है, मैं सीएसआर का खर्चा ही करती रहूंगी क्या? अपना मेन धंधा संभालूंगी या सीएसआर संभालूंगी? तो ये कंपनी को क्या चॉइस दी गई? अगर खुद खर्चा मैनेज नहीं करना, क्या आप किसी और को पैसा देकर उससे भी सीएसआर का खर्चा करवा सकते हो? बिल्कुल। तो कंपनी आपके पास ये चॉइस है कि आप किसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को पैसा दे दो, वरना आप किसी सेक्शन 8 कंपनी ट्रस्ट सोसाइटी को भी पैसा दे सकते हो। पर वो सेक्शन 8 कंपनी ट्रस्ट या सोसाइटी या तो आपने खुद या किसी के साथ मिलकर एस्टेब्लिश करी हो, या वो सरकार की हो, वरना अगर वो किसी तीसरे इंसान की है तो उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। कितने साल का? 3 साल का। और जिसको भी आप पैसा दे रहे हो वो एंटिटी सीएसआर 1 फॉर्म फाइल करके सरकार के पास रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। कंपनी कह रही थी एक तो सीएसआर की पॉलिसी बनाई थी जो कई साल तक चलेगी, क्या हर साल का भी एक प्लान अलग से बनाना पड़ेगा? बिल्कुल। उसको हमने क्या बोला था? एनुअल एक्शन प्लान ऑफ सीएसआर, जिसमें आप बताना कि इस साल आप सीएसआर के किन प्रोजेक्ट्स पर कितना कितना खर्चा करोगे, कैसे कैसे पैसे को यूटिलाइज करोगे, कैसे उसको मॉनिटर करोगे, ये सारी बातें भी यहां पर आई थी। और कंपनी कह जी नहीं, मैं सीएसआर का खर्चा खुद ही संभालूंगी, मेरे पास पैसा है मैं खुद ही खर्च करूंगी, पर मैं यहां पर अपने नॉर्मल एम्प्लॉय को सीएसआर में नहीं लगा सकती, तो मैं अपने सीएसआर का अलग से एक डिपार्टमेंट बना देती हूं। पर डिपार्टमेंट बनाने का भी कुछ एडमिन एक्सपेंस है, तो क्या मैं अपनी इस साल की सीएसआर की ऑब्लिगेशन से अपने एडमिन एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर सकती हूं? मैक्सिमम कितना %? 5% तक आपको एडमिन एक्सपेंसेस एडजस्ट करना यहां पर अलाउ किया गया था। और जब आपने स्कूल बनाया, स्कूल में फ्री में नहीं पढ़ाया, नॉमिनल सी फीस चार्ज करी, पर उस फीस से भी आपको कुछ सरप्लस आ गया, तो क्या वो आपका है?
या सीएसआर पे ही खर्च करना पड़ेगा? तो वो सरप्लस आपके बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा, उसे सीएसआर एक्टिविटी पर ही आप दोबारा खर्च करिए। और जो भी आप खर्चा दोबारा कर रहे हो, क्या आप कह सकते हो कि मैंने 2% से ज्यादा खर्चा कर दिया तो सेटअप का बेनिफिट दे दो? नहीं जी, इसके सेटअप का बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा। और दोबारा खर्च नहीं कर पा रहे तो शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर कर देना। और फाइनली कंपनी, आपने सीएसआर का खर्चा कर तो दिया, पर आपके खर्चे से सोसाइटी का फायदा हो भी रहा है या नहीं, उसके लिए क्या करवाओ? पर क्या इंपैक्ट असेसमेंट हर कंपनी को करवाना है? ना। इंपैक्ट असेसमेंट आपको तभी कराना है कंपनी, जब आपने पिछले 3 साल में ऑन एन एवरेज सीएसआर पर कम से कम कितना रुपया खर्च किया था? 10 करोड़। तब आपको इंपैक्ट असेसमेंट कराना है। कंपनी कह रही जी मेरे को क्या सारे प्रोजेक्ट्स का इंपैक्ट असेसमेंट कराना है? हमने कहा ना, सिर्फ उन वाले प्रोजेक्ट का जिन प्रोजेक्ट पर इंडिविजुअली आपने कितना खर्चा था? 1 करोड़, और उनको कंप्लीट हुए भी कितना साल हो चुका है? 1 साल। कंपनी कह रही जी ये इंपैक्ट असेसमेंट फ्री में थोड़ी ना होगा, इसका भी पैसा देना पड़ेगा। तो क्या इंपैक्ट असेसमेंट के खर्चे को मैं उस साल के सीएसआर के खर्चे से एडजस्ट कर सकती हूं? कर तो सकते हो, पर मैक्सिमम कितना? 2% उस साल का सीएसआर का खर्चा, या 50 लाख, विच एवर इज। दिस इज ऑर्डर का सीएसआर एंड दिस इज ऑर्डर का चैप्टर नंबर 9। और सुनो, क्या बात है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाओ। थोड़े से मैंने पैसे कमाए, क्या बात है? स्कूल से आपने पैसे कमाए, हाँ फिर? बेटा वो सीएसआर में काउंट नहीं होगा, पर वो आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, उसको आपको सीएसआर पर ही खर्च करना पड़ेगा। तो आपके 2% में एडजस्ट नहीं होगा, वो तो अलग से करना ही करना है। वो जो एक्स्ट्रा है उसको भी खर्च करो। हाँ जी, हो जाए ब्रेक? बच्चा कह रहा है अब नहीं, अब ब्रेक नहीं चाहिए। हिमांशु 5% बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, कि उस एक्टिविटी को सुपरवाइज करने के लिए 5% तक खर्चा कर सकते हो, चलेगा। आते हैं जी सीए साहब उस चैप्टर पर जिस चैप्टर के लिए शायद आप सीए कर रहे हो। तो आते हैं जी आपके कंपनीज एक्ट के 10वें और आखिरी चैप्टर पर। ये तो एकदम ताजा ताजा जस्ट आपने फिनिश किया है, तो इसको तो आपको रिवाइज करवाना बनता है। चैप्टर आपका आता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट होगा सेक्शन 139 से एंड कहां तक जाएगा? चैप्टर में सबसे पहली बात हमने सीखी ऑडिटर कौन होगा और कौन नहीं। ये बात आपको किसने सिखाई? सेक्शन 141 ने। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है? सीए। पर क्या कोई फर्म भी ऑडिट कर सकती है? पर उस फर्म में मेजॉरिटी पार्टनर्स कौन होने चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब भी फर्म ऑडिट करेगी पार्टनर के नाम पर होता है, फर्म के नाम पर साइन कौन करेगा? सिर्फ वही वाला पार्टनर जो क्या है। फिर यहां पर हमने पढ़ा सब सेक्शन 3 ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन का। आप ऑडिट नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। अगर आप क्या है, पर एक टाइप की बॉडी कॉर्पोरेट को ऑडिट करना अलाउड है। आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे अगर आप उस कंपनी के क्या है, या उस कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय के क्या हैं। आप, आपका पार्टनर या आपका रिलेटिव कैश या को सब्सिडरी में अगर 1 भी रुपए की सिक्योरिटी होल्ड करता है तो आप डिस्क्वालिफाइड है। पर रिलेटिव को अलाउड है कितने रुपए तक की, और कभी भी 1 लाख टप भी जाए तब भी आप, आपका पार्टनर या रिलेटिव इनडेटेड नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा के लिए, या कोई गारंटी सिक्योरिटी ना दी हो, आपका बिजनेस रिलेशन ना हो किसके साथ? कैश, को सब्सिडरी या सब्सिडरी ऑफ द एसोसिएट के साथ। बिजनेस रिलेशन में 2 चीजें नहीं आती, पहला क्या? प्रोफेशनल सर्विस, और दूसरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में की गई ट्रांजैक्शन जो किस पर हुई थी। आपका रिलेटिव उस कंपनी में क्या नहीं होना चाहिए? डायरेक्टर या केएमपी। आप कहीं होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में ना हो, और एक टाइम पर मैक्सिमम कितने ऑडिट अलाउड है? पर 20 के लिमिट में कुछ कंपनीज काउंट नहीं होती। ओपीसी, स्मॉल डॉर्मेट या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ से कम, अगर किसी कोर्ट ने फ्रॉड के लिए दोषी पाया, कितने साल का बैन। और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी उसकी होल्डिंग सब्सिडरी को 144 वाली सर्विसेज रेंडर नहीं करोगे। और ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन आपको ऑडिट अपॉइंट होते समय चेक करनी है, पूरे समय। तो अगर बाद में डिस्क्वालीफाई हो गए तो उसे मान लिया जाएगा कैजुअल वैकेंसी। फिर हमने पढ़ा जी 144, अगर ये सारी सर्विसेज आपने सीए साहब रेंडर करी तो आपको कोई भी माफी नहीं मिलेगी। एम से क्या बन गया था? ए से क्या बन गया था? अकाउंटिंग, बुककीपिंग या एक्चुरियल सर्विसेज। एफ से क्या बन गया था? फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन किया था, फाइनेंशियल सर्विसेज को आउटसोर्स किया था। आई से इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज एज एन ऑडिटर आप कंपनी को नहीं दे सकते। तो ऑडिटर कौन होगा कौन नहीं ये तो सीख लिया, अब ऑडिटर आएगा कैसे, इसके लिए इस चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 139। तो जी कब ऑडिटर कैसे आता है उसके लिए हमने जाना। कंपनी में पहले ऑडिटर को अपॉइंट करने का तरीका थोड़ा अलग है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का तरीका थोड़ा अलग। पहले ऑडिटर की टाइमलाइन याद दिला दो, कितनी थी? 30-90 60-30-60। तो नॉर्मल कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर, कितने दिन में? वरना मेंबर अपॉइंट करेंगे, कितने दिन में? और ये ऑडिटर अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? पहली एजीएम। और गवर्नमेंट कंपनी में 60-30-60, पहली पावर किसके पास? वरना किसके पास? बोर्ड के पास। वरना किसके पास? और ये सारे ऑडिटर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं एजीएम तक। फिर जी जैसी आपकी पहली एजीएम आएगी उसमें मेंबर के द्वारा आप अपने आगे वाला ऑडिटर अपॉइंट करवा लेना। पर जो मेंबर अपॉइंट करेगा कौन सी मीटिंग तक?
छठी मीटिंग, फिर छठी मीटिंग, फिर छठी मीटिंग एंड सो ऑन। पर ऑडिटर अपॉइंट होगा तो कितने साल के लिए? पर क्या 5 साल करके सेम इंसान से भी बार बार ऑडिट करा सकते हो? नॉर्मली तो यस, नॉर्मली आप करा पाओगे। और जिसको भी ऑडिटर आप अपॉइंट करवाना चाहते हैं उस ऑडिटर से आपको क्या लेना पड़ेगा? रिटन कंसेंट भी, साथ में एक सर्टिफिकेट भी। सर्टिफिकेट में वो 4 बातें बताएगा। क्या क्या? डिस्क्वालिफाइड नहीं है, अपॉइंटमेंट एज पर टर्म है, विद इन लिमिट है, एंड कौन कौन से प्रोफेशनल केसेस उसके अगेंस्ट पेंडिंग है, वो सारी बातें बताएगा। और मेंबर ने उसके बाद भी उसको अगर अपॉइंट कर दिया तो मीटिंग के बाद आप ऑडिटर और आरओसी को बात 15 दिन में फॉर्म एडीडी 1 में बताओगे कि जी मुबारक हो, आप ऑडिटर की तरह सेलेक्ट हो गए। ऑडिटर तो इतने सारे हैं, कंपनी किसी का सिलेक्शन कैसे करे? तो नॉर्मली सिलेक्शन करने की पावर होती है बोर्ड के पास, वो मेंबर को सीधे रिकमेंड करते हैं। पर अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, वो अपना रिकमेंडेशन किसको देगी? अगर बोर्ड को रिकमेंडेशन पसंद आए तो। पर अगर बोर्ड को रिकमेंडेशन पसंद नहीं आए तो रेफर बैक करेंगे ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी ने दोबारा से रिकंसिडर किया तो नया नाम मेंबर को बता देंगे। पर अगर रिकंसिडर करने से मना किया तो डायरेक्टर क्या करेगा? अपना रिकमेंडेशन मेंबर के आगे पेश कर देंगे। और इस तरीके से ऑडिटर को आप करते हैं अपॉइंट। और नॉर्मली 5 साल करके सेम इंसान से भी ऑडिट करा सकते हो। पर कुछ कंपनीज के ऊपर सब सेक्शन 2 में रोटेशन की रिक्वायरमेंट अप्लाई की गई। यह रिक्वायरमेंट हर कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल थी? लिस्टेड कंपनी या कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल है 10 करोड़ से ज्यादा, कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल है, या कोई भी कंपनी जिसकी बोरोइंग्स कितनी है। पर ओपीसी या स्मॉल कंपनी से एग्जाम थी। और जिस पर रोटेशन की रिक्वायरमेंट लगी किसी इंडिविजुअल सीए से, मैक्सिमम कितना ऑडिट? 1 टर्म ऑफ 5 ईयर किसी फर्म से। उसके बाद कूलिंग पीरियड लेना ही पड़ेगा। 5 साल के दौरान आप तो अपॉइंट नहीं हो सकते। क्या कॉमन पार्टनर वाली फर्म अपॉइंट हो पाएगी? पुरानी फर्म से रिजाइन करके नई फर्म ज्वाइन कर ली, क्या वो भी अपॉइंट हो पाएगी? और क्या सेम नेटवर्क एंटिटी को भी अपॉइंट कर पाओगे? ना। और जितनी भी पुरानी कंपनीज थी उनको 2014 में नया लॉ कंप्लाई करने के लिए कितने साल का ट्रांजिशन पीरियड मिला था? 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड मिला था। और अगर मेंबर चाहे तो क्या वो विद इन द सेम फर्म अलग अलग पार्टनर्स को रोटेट कर सकते हैं? और अगर मेंबर चाहे तो क्या वो जॉइंट ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल। और बेटा गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी। कितने दिन में? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बेटा ऑर्डर अपॉइंट तो किया था पर समय पूरा होने से पहले ही उसका ऑफिस वेकेट हो गया, डेथ हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गया, कोई भी कारण, तो ऐसे केस में कैजुअल वैकेंसी फिल करने की पावर नॉर्मल कंपनी में किसके पास है? बोर्ड के पास। कितने दिन में? पर अगर वो रेजिग्नेशन का केस था तो मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कितने टाइम में? 3 मंथ्स। और गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? सीएजी। कितने दिन में? वरना फिर बोर्ड। कितने दिन में? और ये ऑडिटर अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? एजीएम तक। पर अगर ऑडिटर अपना टेन्योर पूरा करता है तो आप क्या कहोगे? ऑफिस वेकेट हुआ है, वो रिटायर हुआ है। और आप रिटायर होने के बाद नया ऑडिटर भी ला सकते हो, वरना क्या रिटायरिंग वाले को ही रीअपॉइंट कर सकते हो। बस उसे रीअपॉइंट करते वक्त 3 बातों का ध्यान रखना: डिस्क्वालिफाइड ना हो, डिसइंटरेस्टेड ना हो, और अगर उसे बदलना चाहते हो तो रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा? एसआर। साथ में नोटिस कौन सा लगेगा? स्पेशल नोटिस। पर अगर आपने ना तो मीटिंग में नया अपॉइंट किया ना पुराने वाले को रीअपॉइंट किया तो क्या होगा? पुराने वालों को ही ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा। ये सारी बातें हमने सीखी थी 139 में। तो ऑडिटर आएगा कैसे? ये तो 139 ने सिखाया। ऑडिटर जाएगा कैसे? ये किसने सिखाया? 140 ने। और 140 में पहली बात आई, क्या ऑडिटर को कंपनी लात मारकर निकाल सकती है? बिल्कुल। पर कंपनी को उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर 30 दिन में सीजी का अप्रूवल। फिर 60 दिन में क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। और क्या ऑडिटर भी कंपनी को लात मार सकता है? बिल्कुल। उसके लिए वो रेजिग्नेशन लेटर देगा। अगर नॉर्मल कंपनी है तो किस किसको? कंपनी और आरओसी को। पर अगर गवर्नमेंट कंपनी तो साथ में किसको? सीएजी। फिर यहां पर हमने पढ़ा जी 140 का सबसेक्शन 4 कि कंपनी का एक ऑडिटर हो रहा है रिटायर, कंपनी चाहे तो रीअपॉइंट कर सकती है पर करना नहीं चाह रही, तो ये सेक्शन लगेगा। और सेक्शन कहते हैं 115 का स्पेशल नोटिस आपको देना पड़ेगा। पर अगर कंपनी पर रोटेशन का लॉ लग रहा था, ऑडिटर ने 5 या 10 साल वाला टेन्योर कंप्लीट किया, वहां रिटायरिंग ऑडिटर बदलना मजबूरी है या मर्जी है, तो क्या वहां पर ये वाला सेक्शन लगता है ना? तो वहां ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा, बाकी केसेस में अप्लाई करता है। तो जैसे ही मेंबर आकर स्पेशल नोटिस दे गया कि जी हटाओ इस ऑर्डर को, इसको रिअपॉइंट नहीं करेंगे, तो कंपनी ने ऑडिटर को एक अधिकार दिया। क्या? ऑडिटर आप अपनी क्या पेश कर सकते हो? रिप्रेजेंटेशन। अगर ऑडिटर ने अपनी रिप्रेजेंटेशन समय से पेश कर दी तो कंपनी जब बाकी मेंबर को स्पेशल नोटिस भेजेगी, क्या ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन साथ में चिपकाकर भेज देगी? पर अगर रिप्रेजेंटेशन आने में देरी होगी तो कंपनी क्या कहेगी? सॉरी भाई, स्पेशल नोटिस तो सीए साथ जा चुका है, तो आपकी रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में रीड आउट कर देंगे। पर रीड आउट करते वक्त पता चला कंपनी को ही गालियां दे रहा है, तो क्या कंपनी रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट करने को बाउंड है? ना। तो एनसीएलटी से अप्रूवल लेने के बाद ना तो कंपनी रिप्रेजेंटेशन भेजने को बाउंड है, ना ही रीड आउट करने को बाउंड। और फाइनली यहां पर आया सब सेक्शन 5, जहां पर एनसीएलटी को एक पावर दी गई थी कि एनसीएलटी कंपनी का ऑडिटर चेंज कर सकता है। एनसीएलटी चेंज क्यों करेगा भाई? क्योंकि उसने फ्रॉड किया था। तो फ्रॉड किया था, फ्रॉड में भागीदारी करी थी, तो एनसीएलटी ऑर्डर को बदलेगा, जिसको भी हटाया जाएगा कौन से सेक्शन में लायबल? 447। और ऑडिटर पर अब की बार बैन कितना लगेगा? 5 साल का। और एनसीएलटी को कैसे पता चला कि ऑडिटर ने फ्रॉड किया? या तो सुओ मोटो या किसी भी पर्सन के कहने पर या सीजी के कहने पर। अगर सीजी के कहने पर पता चला था तो नया ऑडिटर भी कौन अपॉइंट कर देगा? ये सारी बातें आपने पढ़ी 140। और बेटा इतना काम सीए से कराओगे, कुछ पैसा देना बनता है, तो कितनी रेम्यूनरेशन देंगे कौन डिसाइड करेगा? तो जी ऑडिटर की सैलरी कितनी होगी कौन डिसाइड करेगा? मेंबर। अंडर सेक्शन 142 तो या तो मेंबर खुद से रेम्यूनरेशन फिक्स कर देंगे या रेम्यूनरेशन फिक्स करने का तरीका बताएंगे। पर जो पहला ऑडिटर डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं उसकी रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेंगे?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और आपकी रेम्युनरेशन में आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी काउंट होता है, सारी फैसिलिटी भी काउंट होती है। पर अगर आपने कोई तीसरा काम किया है वो आपकी ऑडिट रेम्युनरेशन का पार्ट यहां पर नहीं बनेगा। और अगली बात यहां पर आई कि ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाई है तो रिपोर्ट पर साइन करना पड़ेगा। अरे जरूरी है, बिना साइन के भी काम चल जाएगा? बिल्कुल आपको ऐसे केस में साइन करना पड़ेगा। तो ऑडिटर टू साइन दी ऑडिट रिपोर्ट। पर अगर फर्म है तो फर्म के बिहाफ पर साइन कोई भी कर सकता है या पार्टनर करेगा? पार्टनर सीएस चलेगा, सीए ही होना चाहिए, सीए ही होना चाहिए। और अगर ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क है उसे मीटिंग में रीड आउट भी किया जाएगा। और बेटा एज एन ऑडिटर क्या आपको कंपनी की जनरल मीटिंग अटेंड करना मैंडेटरी होता है? अगर खुद नहीं जा पा रहे तो अपने बिहाफ पर किसी और को भेज दो, पर वो कोई और इंसान भी क्या ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए? बिल्कुल। पर ना तो आप खुद जा पा रहे ना किसी को भेजना चाह रहे, तो क्या कंपनी से एग्जम्पशन भी ले सकते हो? डेफिनेटली यस। फिर अगर आपने इस चैप्टर की बातों को ब्रेक किया, 147 में पनिशमेंट आया, पढ़कर बता दो कंपनी पर कितना फाइन है? 25,000 से 5 लाख, ऑफिसर डिफॉल्ट पर 10,000 से लेकर 1 लाख। ऑडिटर पर नॉर्मली फाइन कितना है? मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 5 लाख या 4 टाइम द अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन विच एवर इज लोअर। पर अगर आपने फ्रॉड किया था ऑडिटर साहब तो 1 साल की जेल भी होगी, 50,000 का मिनिमम फाइन भी है, मैक्सिमम फाइन 25 लाख या 8 टाइम। और फाइन के अलावा क्या आपको अपनी सारी रेम्युनरेशन भी रिफंड करनी पड़ेगी? और आपकी गलत ऑडिट रिपोर्ट से मेंबर कंपनी, उसके क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटी, जिसका जो भी नुकसान है क्या सबकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। और इसके लिए सिर्फ पार्टनर लायबल होगा पूरी फर्म, और जेल सिर्फ पार्टनर जाएगा पूरी फर्म, जेल सिर्फ वो वाला पार्टनर जाएगा जिसने यहां पर क्या किया था? फ्रॉड। फिर हमने पढ़ा जी सेक्शन 148 किस चीज का था? क्या हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है? ना, कॉस्ट रिकॉर्ड आप सिर्फ तब बनाओगे जब आप किसी स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज में डील करते हो और आपकी ओवरऑल टर्नओवर कितनी है? 35 करोड़। पर अगर आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज हो तब आप बच सकते हो। और क्या जो कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड बना रही है उसको कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है? नहीं जी। कॉस्ट ऑडिट आप कब करवाओगे? अगर आप नॉन रेगुलेटेड या रेगुलेटेड सेक्टर में डील करते हो और आपकी ओवरऑल टर्नओवर कितनी है? 50, और स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज से टर्नओवर कितनी है? 25। और अगर नॉन रेगुलेटेड वाले हो तो ओवरऑल टर्नओवर 100 और स्पेसिफाइड से 35, तब जाकर कॉस्ट ऑडिट कराना है। पर इसकी भी 3 एग्जम्पशन थी। क्या क्या? अगर एक्सपोर्ट से कितना रेवेन्यू आ रहा है? 75% से ज्यादा, या फिर आप SEZ में ऑपरेट करते हो, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई तो है पर किसके लिए? और बेटा कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करते हैं? मेंबर या डायरेक्टर? उसके लिए सिर्फ डायरेक्टर का रोल आता है। पर जब भी डायरेक्टर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, उसकी वैकेंसी फिल करेगा, जब भी उसकी रिपोर्ट आएगी, क्या हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को लूप में रखा जाएगा? हमेशा। तो यही बात हमने सीखी कि ऑडिटर अपॉइंट भी डायरेक्टर करेंगे कितने दिन में? 180 दिन में। वो सर्टिफिकेट भी देगा, साथ में आपको सीजी को इन्फॉर्म करना है, साथ में उसका टेन्योर होता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर जब तक उसकी रिपोर्ट ना आ जाए व्हिचएवर इज अर्लियर। रिमूव भी करना है डायरेक्टर की पार है, कैजुअल वैकेंसी फिल करना है डायरेक्टर की पार है। वो जो रिपोर्ट सबमिट करेगा डायरेक्टर को ही करेगा और उसकी कॉपी आप सीजी के पास फाइल करोगे। और कॉस्ट ऑडिटर की सैलरी कौन फिक्स करता है? अगर ऑडिट कमेटी ना हो तो डायरेक्टर किसको सैलरी रिकमेंड करेंगे? मेंबर को। पर अगर ऑडिट कमेटी है वो किसको रिकमेंड करेगी? डायरेक्टर को। डायरेक्टर किसको रिकमेंड कर देगा? और कॉस्ट ऑडिटर हो कौन सकता है? सिर्फ सीएम में कॉस्ट अकाउंटेंट, उसी को कॉस्ट ऑडिट करने की पावर मिली। अरे सही है, कुछ रह गया? अरे एक ही सेक्शन रह गया। पिछली क्लास में पूरी क्लास तुमने एक सेक्शन पढ़ने में निकाल दी थी, बताओ हद हो गई। अगर आपने पढ़ाया क्लास में, हमारी क्या गलती? आते हैं जी अपने इस चैप्टर के और आज की मैराथन के आखिरी सेक्शन पर, एंड दैट इज सेक्शन 143। लास्ट की क्लास में आपने पढ़ा है तो इसको भी रिवाइज करवाना बनता है। ये सेक्शन आपका डील करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। बेटा सबसे पहले जब कंपनी का ऑडिट करने जाओगे आपका अधिकार क्या क्या है? कि कंपनी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हो, और किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए क्या वो भी मांग पाओगे? और अगर आप कंसोलिडेटेड खातों का ऑडिट कर रहे हो तो क्या सब्सिडरी एसोसिएट के खाते भी मांग पाओगे? बिल्कुल। तो ये तो थे आपके अधिकार। बाकी सारे सेक्शन में आपकी है लायबिलिटी। सबसे पहले लायबिलिटी क्या आती है कि सीए साहब नॉर्मल ऑडिट तो करते रहना, पर इन पॉइंट की स्पेसिफिक इंक्वायरी जरूर करना, बिकॉज इनमें कंपनी बहुत घपले करती है। इसके लिए एक निमोनिक बनाया था, पर्सनल लोन फ्रॉम एसबीआई। पर्सनल से क्या बना था? पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनी के खाते में 400 नहीं कर दिए। लोन से क्या बन गया था? जो लोन कंपनी ने दिए हैं वो प्रेजुडिशियल ना हो और प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हो, या लोन इन एडवांस को कैसे शो ना किया हो। एस से क्या बन गया था? शेयर अगर कैश के लिए अलॉट हुए थे तो पैसा आ गया हो, और अगर पैसा ना आया हो तो कैसे दिखाया हो? बुक एंट्रीज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी ना हो। और अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस से सस्ते पर बेची है तो क्यों बेची है, खास ध्यान रखना। पर ये वाला पॉइंट आपको उतनी डिटेल में चेक नहीं करना कौन सी कंपनी के लिए, और ये सारे पॉइंट आपने चेक किए एकदम ओके है। क्या रिपोर्ट में कुछ बताना है? नहीं। पर अगर कोई मिस्टेक हुई तो क्या बताना पड़ जाएगा? बिल्कुल। तो इन पॉइंट्स की आपको स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी है। बेटा ऑडिट करने जाओगे तो क्या रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी? रिपोर्ट में बताओगे क्या कि कंपनी के खाते ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं नहीं, कि जी कंपनीज एक्ट के हिसाब से बने हैं नहीं, एएस को फॉलो करते हैं नहीं, एस से फॉलो हुए हैं नहीं, और क्या खाते ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं नहीं। एक रिपोर्ट तैयार करना। और बेटा रिपोर्ट तैयार करके आप कह रहे हो खाते ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, बस बात खत्म। या उसका बेसिस फॉर ओपिनियन भी देना पड़ेगा, तो जी आपको उसका रीजन देना पड़ेगा कि खाते ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों नहीं देते। फिर अगला पॉइंट हमने पढ़ा कि सीए साहब आपको कुछ प्रिंसिपल असर्शंस पर भी रिपोर्टिंग करनी है। बेटा ये प्रिंसिपल असर्शन इंक्वायरी से अलग कैसे था?
ये पॉइंट हमेशा बताने हैं, ठीक होंगे तो ठीक की तरह, गलत है तो गलत की तरह। तो ये बातें तो आपकी रिपोर्ट में हमेशा आएंगी ही आएंगी। इसके लिए हमने एक फ्लो याद किया था, बुक्स पर कंट्रोल, बैलेंस शीट पर, ब्रांचेस की फंक्शनैलिटी पर कमेंट, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन, एंड सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपने मांगी वो आपको मिल गई थी। पर यहां पर एक रूल 11 भी आया था और उसने कहा था जी ये सारी बातें भी आपको रिपोर्ट में बतानी है। इसके लिए निमोनिक हमने बनाया था टीडीएस ऑन पीएफ। टी से क्या बन गया था? आईपीएफ में पैसा समय से ट्रांसफर कर दिया। डिविडेंड अगर बांटा था 123 के हिसाब से बांटा हो। एस से क्या बन गया था? कंपनी ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉलो किया हो जिसमें ऑडिट ट्रेल एडिट लॉ का फीचर है, कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन है उसका इंपैक्ट दिखाया हो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर लॉस होने वाला उसका प्रोविजन आज ही बुक कर लिया हो, और कंपनी के मैनेजमेंट से आपको एक रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा कि कंपनी ने किसी को भी पैसा नहीं दिया ताकि वो पैसा किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पहुंच जाए, और साथ में कंपनी ने कोई पैसा इस तरीके से रिसीव भी नहीं किया। ये सारी बातें भी आपको यहां पर करनी पड़ जाएंगी डिस्क्लोज। और बेटा ब्रांच का ऑडिट करने का आप ही को जाना जरूरी है या ब्रांच के लिए कंपनी अलग ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकती है? अलग ऑडिटर बेटा अगर इंडिया वाली ब्रांच है तो सीए को ही अपॉइंट करेंगे, पर इंडिया के बाहर की ब्रांच है तो जो वहां के देश के कानूनों के हिसाब से ऑथराइज्ड होगा उसको अपॉइंट कर देना। पर ये ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर मेंबर को भेजता है, मेन ऑडिटर को, तो कंपनी के ऑडिटर को रिपोर्ट यहां पर भेजी जाती है। अगली एक दो बातें और सीखी जी, अगर ऑडिट करने जा रही हो तो क्या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने पड़ेंगे? ऐसे बनाता कौन है? अरे आंसर आज कौन बनाता है? पर किसी भी कंपनी पर कब लगेंगे? पर सीजी प्रिस्क्राइब करने से पहले किसकी मदद लेगा? पर अभी तक सीजी ने कुछ प्रिस्क्राइब कर नहीं रखा तो कंपनी चुपचाप कौन से ऐसे फॉलो करती रहती है? आईसीआई वाले फॉलो करते रहते हैं। और कुछ कुछ कंपनीज में आपको किसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी? कारो। और जब भी गवर्नमेंट कंपनी की बात आती है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है? सीएजी ऑडिट करता है या सीएजी ऑडिटर अपॉइंट करता है? तो जब अपॉइंट करेगा सीएजी, क्या उसको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सकता है? और क्या वो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर सीएजी को भी सबमिट करता है? क्या वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद अगर सीएजी कोई सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाना चाहे क्या करवा सकता है? कितने दिन में? 60 दिन में। वो किसी पॉइंट पर अपना कोई कमेंट ऐड करना चाह रहे, क्या वो भी ऐड कर सकता है? बिल्कुल। और अगर सीएजी ने कमेंट ऐड किया है आगे से रिपोर्ट बिना उसके कमेंट के साथ जा सकती है? नहीं। और अगर सीएजी चाहे तो क्या टेस्ट ऑडिट भी करवा सकता है? और फाइनली सीए साहब आपकी आखिरी जिम्मेवारी आती है फ्रॉड। अगर ऑडिट करते करते आपने किसी कंपनी में पकड़ लिया फ्रॉड, तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते, ज्यादा नहीं, लिस्टेड कंपनी में 5 लाख की पेनल्टी है, अनलिस्टेड में 1 लाख की पेनल्टी। और ये पेनल्टी स्टैट्यूटरी ऑडिटर पर ही नहीं, साथ ही साथ कॉस्ट और सेक्रेटेरियल ऑडिटर पर भी लगती है। तो इसलिए फ्रॉड को लेकर हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने फ्रॉड पकड़ा पर फ्रॉड का अमाउंट है 1 करोड़ से कम, तो क्या सीजी को बताना है? नहीं। पर क्या ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बताना पड़ेगा? कितने दिन में? उनको बताना नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड पार्टीज इन्वॉल्व। और जैसे ही आप उनको बताओगे कंपनी की जिम्मेवारी क्या है, इस साल की जो भी बोर्ड रिपोर्ट बनेगी उसमें कंपनी क्या क्या बताएगी? यही नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, और क्या क्या रेमेडियल एक्शन कंपनी ने लिया, इस चीज का डिस्क्लोजर कंपनी देगी। पर अगर आपने फ्रॉड पाया और फ्रॉड का अमाउंट है 1 करोड़ या उससे ज्यादा, फिर सीजी को आपको बताना है। पर पहले सीधा सीजी के पास पहुंच जाएंगे, मैनेजमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। बेटा 2 दिन में आप मैनेजमेंट को बताना, और मैनेजमेंट को क्लैरिफिकेशन कितने दिन में देनी पड़ेगी? अगर 45 डेज में उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई तो फिर ऑडिटर साहब सीजी को फ्रॉड के बारे में बताएंगे और मैनेजमेंट की जो भी क्लैरिफिकेशन आई थी वो भी बताएंगे। पर अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आई तो क्लैरिफिकेशन आने का वेट करेंगे या फ्रॉड की बातें सीजी को बता देंगे। बेटा सीजी में किसको बताओगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को। उनको आप ईमेल से भी बताओगे और अपने लेटर हेड पर आपको एक हार्ड कॉपी प्रिंट कर भी उनको भेजनी पड़ेगी। दिस इज ऑल आपका चैप्टर नंबर 10। और सुनो, चलिए बेटा पिछली मैराथन हमारी लगभग कितने टाइम में होगी थी? आज वाली मैराथन लगभग 1.5 घंटे में, और बीच में आप मान लेना दोनों मैराथन में 15-20 मिनट का ब्रेक या टेक्निकल ग्लिच का टाइम भी होगा। तो क्या मैं मान लूं 10 चैप्टर्स लगभग आप 2.5 घंटे या चलो हायर साइड पर 3 घंटे में रिवाइज कर पाए हो? और अगर 10 चैप्टर 2.5 से 3 घंटे में अभी रिवाइज हो पा रहे हैं, या पेपर से पहले भी रिवाइज हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो अगर आप तरीके से पढ़ोगे लास्ट में सिलेबस कंपाइल हो जाता है। शुरू में आपको सिलेबस बहुत वास्ट लगेगा, पर अगर आप तरीके से पढ़ते हो और बार बार रिवाइज करते हुए चलो तो कंपाइल करना इतना मुश्किल नहीं है। और ये आज मैं फिर से गारंटी देकर कहता हूं बेटा ग्रुप 1 में तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर आएंगे तो लॉ में आएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूं। तुम सोच के बैठते रहना अकाउंट्स में आएंगे, टैक्स में आएंगे, नंबर तुम्हारे लॉ में आएंगे। लॉ वो सब्जेक्ट होगा जो तुम्हारी ओवरऑल एग्रीगेट भी बनाएगा, तुम्हारा ओवरऑल एग्जामिशन भी बनाएगा और दोनों ग्रुप में तुम्हें पास भी कराएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।